तो 1 अप्रैल 1924 को एफबीआर बना था, और 1 अप्रैल 2024 को 100 साल हो रहे थे एफबीआर को। तो हम इसे जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं इस सेशन को, प्रोजेक्ट को। तो हमने सोचा कि अगर एक बुक लिख दी जाए और इंटरव्यू में उसे लेके चले जाएं, तो फिर वहां पे ये बहुत इफेक्टिव होगी। कोई भी बच्चा 1500 बच्चों में से ऐसा नहीं होगा जिसने जो है वो बुक लिखी हो। तो और वो एक इम्प्रेसिव वर्क होगा, और वो खुद सकते में आ सकते हैं, उनके लिए हैरानगी का ये सबब बन सकता है। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट को हमने टेकअप किया। इस प्रोजेक्ट को मैंने इस तरह से क्रिएट किया कि 75 साल पाकिस्तान को हो गए थे, तो मैं सोच रहा था 75 साल पे लिखते हैं। तो मैं विश कर रहा था कि 2024 में अगर चला जाता है इंटरव्यू तो 100 साल हो जाएंगे, तो हम इस प्रोजेक्ट को 100 साल पे कर सकें। तो 2100 साल हो गए, तो इसलिए हमें ये मौका मिला। तो प्लीज अपना माइक अगर बंद कर दें आप। तो इस प्रोजेक्ट का जो पहला पेज है अगर हम देखें, तो 1922 यहाँ पे मिस लिशपा प्लीज माइक बंद कर दें अपना। तो 1922 में अच्छा, बेसिकली जो जो इंडिया में टैक्स का जो सिस्टम है वो शुरू होता है 1860 में। 1860 में जो है वो 1857 में जो है वो आपको पता है अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया, और उसके बाद जो है वो ऑफिशियली कब्जा किया। मिसल इशफा माइक बंद करते हैं, सारा सेशन खराब हो जाएगा। तो अठारह अठारह सौ सत्तावन में उन्होंने ऑफिशियली कब्जा किया हिंदुस्तान में। तो इतनी बड़े कब्जा तो कर लिया, अब चलाना भी तो है इतने बड़े मुल्क को। तो उसे चलाया कैसे जाए? अब किस तरह से जो है वो उसे जो है वो चलाया जाए, किस तरह से जो है वो इंतजाम जो है मुल्क का संभाला जाए, उसके लिए पैसे चाहिए। तो वहां तब उन्होंने फिर बहुत सारे टैक्सेस जो है वो लगाने शुरू किए। तो 1857 में जैसे ही उन्होंने कब्जा किया, तो 1857 में उन्होंने पहला महकमा बनाया पैसों को इकट्ठा करने के लिए, जिसे कहते हैं बोर्ड ऑफ। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जमीन का चप्पा चप्पा नापा, और उसके बाद पैमाइश की, जमीन का सारा हिसाब किताब रखा, और उसे जो है मैयर किया। ठीक है, गांव, ये जो चकूक हैं, जैसे चकूक हो गए, गांव हो गए, ये बनाए। और उसके बाद जो पूरे हिंदुस्तान की जमीन की जो है वो उसे डॉक्यूमेंटेशन की। तो क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर एरिया था सारा, तो फिर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के ऊपर यहाँ से टैक्स इकट्ठा करना उन्होंने शुरू किया। तो पहला जो महकमे बने हैं हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने जो बनाया, वो बने थे बोर्ड ऑफ रेवन्यूज। तो बोर्ड ऑफ रेवन्यूज का काम ये था कि उन्होंने हर सूबे से जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा करना है, पैसे इकट्ठे करने हैं। तो अब उन्होंने पूरे सूबे में जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए जो है सूबे के लेवल पे एक बनाया, एक बंदे को अपॉइंट किया, एक सॉरी, हर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में बांटा पूरे हिंदुस्तान को। ठीक है, पहले तो जमीनों को नापा उन्होंने। ये जो चक बने हुए हैं सारे उसी जमाने के बने हुए हैं, मोजे चक और सारी चीजें। तो उसके बाद ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्हें तो उन्होंने जो है वो ये महकमे बनाए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो हर सूबे में आज भी मौजूद है, जिनके पास जमीन का सारा रिकॉर्ड है तब से लेकर आज तक का। अब इन्होंने जो है वो इसी तरह जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स लगाए, बड़े बड़े एरियाज को डिवाइड किया सूबे को, वहां पे डीसीज लगाए। ठीक है, अब डीसीज का काम ये था, डीसीज के नीचे एसी लगाए। डीसी होता था डिप्टी कलेक्टर, और एसी होता था असिस्टेंट कलेक्टर। अब एसी, ये डिप्टी कलेक्टर का क्या क्या काम था? ये जो वहां से जो रेवेन्यू है, जो टैक्स है, वो कलेक्ट करता था लोगों से। 1857 में ये महकमा बना, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो ये जमीनों से, लोगों से, हर तरह का ये टैक्स इकट्ठा कलेक्ट करता था। इसे कहते थे डिप्टी कलेक्टर, और इसके नीचे एक और होते थे असिस्टेंट कलेक्टर, जिसे आज एसी कहते हैं। तो वो एसी जो है वो भी उसकी टैक्स इकट्ठा करते थे अपने शहर में, अपने जिले में, इस तरह से। तो अब जो है वो ये जो है वो टैक्स इकट्ठा कर करके, पैसा इकट्ठा कर करके अंग्रेज सरकार को दे रहे थे, और वो यहाँ से पैसा लूट के बाहर लेके जा रही थी। तो उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ा मुश्किल हो गया है। तो कहीं ये खुद हमने हमने डीसी को, एसी को टैक्स कलेक्ट, पैसा इकट्ठा करने पे लगाया है। तो हम ऐसे करते हैं, इनकी निगरानी के लिए भी तो कोई हो। तो हम इनके ऊपर जो है वो हम इनके ऊपर जो है वो एक बंदे को अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन वो सरकारी मुलाजिम नहीं होगा, क्योंकि ये सरकारी मुलाजिम थे, पैसे इन्हें सरकार देती थी, और ये बदले में एसीडीसी जो होते हैं, तो बदले में ये रेवेन्यू माल इकट्ठा करके हुकूमत को देते थे। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि इनके ऊपर एक सूबे की सतह पे एक बंदा अपॉइंट कर दें, वो पैसों पे ना हो बल्कि कमीशन पे हो। तो वो इनकी कड़ी निगरानी करे सबकी। तो और वो उसका नाम उन्होंने दे दिया कमिश्नर,
तो कमिश्नर साहब जो थे वो एसीडीसी की निगरानी करते थे, और उन्हें ये कह दिया कि 1/3 तुम्हारा, 2/3 जो है आप हमें जमा करवाओगे। तो इस तरह ताकि वो पैसा भी हड़प ना करे सारा। तो अब वो डीसी एसी को भी चेक कर सके। तो इस तरह फिर सूबे भर में, हिंदुस्तान भर में उन्होंने कमिश्नर अपॉइंट कर दिए, और फिर उनके नीचे एसीज डीसीज लगा दिए। अब वो कमिश्नर जो है वो कमीशन पे काम करते थे, और एसी डीसी जो है वो उनके अंडर वो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, और इस तरह लूट लूट के वो फिर मुल्क से बाहर जो है पैसा लेके जा रहे थे। तो पहला जो महकमा उन्होंने बनाया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसे महकमा माल कहते हैं, जो हर सूबे में मौजूद है, कल वाले लेक्चर में भी मैंने बताया है। तो ये जमीनों का हिसाब किताब रखता है, जमीनों का सारा रिकॉर्ड है। आज भी कहा जाता है कि अगर किसी ने अपने बाप दादा का पता करना है, अगर कोई जमीन है, तो वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास 1857 और इससे पीछे का भी रिकॉर्ड है। तो आप वहां पे जाके अपना जो शजरा नस्ब पूरा देख सकते हो। तो ये काम फिर जब 1860 का टाइम आया, तो इन्होंने इन्हें और पैसे की जरूरत पड़ी। तो इन्होंने सोचा कि सिर्फ ये टैक्स नहीं हो सकता जमीनों से इकट्ठा किया जाए, तो अब बल्कि हमें और टैक्स जो है वो लगाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया इनका इंडिया में, कि जिसकी इनकम होगी उस पे हम टैक्स लेंगे। तो फर्स्ट टाइम इंडिया में जो है वो इनकम टैक्स लॉ इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि अब स्ट्रक्चर एसीडीसी का ही बना हुआ था। और ये जो एसीडीसी का स्ट्रक्चर है जिसे आप इंस्पायर हो, इनका असल नाम असिस्टेंट कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर ही है। कभी भी अपने शहर में आप देखना तो असिस्टेंट कमिश्नर भी कहते हैं, असिस्टेंट कलेक्टर भी कहते हैं, इनके पास दोनों ओहदे हैं। ठीक है। तो एसीडीसी ये तभी से चला आ रहा है, और दोनों मुल्कों में ये स्ट्रक्चर पैरेलल आज भी मौजूद है, उसी शान शौकत और तर्ज अंदाज से जैसे ये 1857 में था। अब ये 1860 में इनकम टैक्स ला आ गया। इनकम टैक्स इम्पोज किया गया हिंदुस्तान में, और पैसा इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, इतनी बड़ी सल्तनत थी। तो उन्होंने कहा फंड और इकट्ठा करो। तो अब यहाँ पे जो है वो अ, अब जो इनकम टैक्स दूसरे मुल्कों में पहले ही था, इंडिया में नहीं था, तो इंडिया में फिर इस टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। अब इन्होंने एसीडीसीज को ही कहा कि अब आप एग्रीकल्चर टैक्स दूसरे टैक्सेस के साथ साथ ना, अब आप इनकम टैक्स भी इकट्ठा करोगे अंग्रेज सरकार के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम इकट्ठा करेंगे। तो ये काम चलता रहा 1860 के बाद इनकम टैक्स जो है वो ये एसीडीसी से इनकम टैक्स इकट्ठा करते रहे। अब यहाँ पे जो है उसके बाद अल्टीमेटली ऐसे हुआ कि बार बार इनकम टैक्स लॉ बदलते रहे। उसके बाद 1918 में भी एक इनकम टैक्स एक्ट आया, फिर फाइनली तो 1922 22 तक जितने भी एसीडीसी थे सूबों के, तब जो है वो इनकम टैक्स वही इकट्ठा करते थे। अब यहाँ पे आपको पता है, जैसे 19वीं सदी के बाद चीजें चेंज होती गई, तो फिर सूबों की गवर्नमेंट अलहदा बन गई, और मरकजी हुकूमत जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अलहदा बन गई। तो जैसे चीजें ऑर्गेनाइज होती गई, तो अब जो है वो सूबों का सिस्टम बहुत मजबूत बन चुका था 1920 तक। और उसके बाद और जो मरकजी गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, वो भी अलहदा से बन चुकी थी। सूबों की असम्बलियां अलहदा थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की असम्बली अलहदा थी। जैसे अलामा इकबाल जो है वो पंजाब असम्बली के मेंबर थे, और कायदे आज़म जो है वो सेंट्रल असम्बली के मेंबर थे। तो इस वजह से जो है वो अब, जबकि जो इनकम टैक्स है ये एक सेंट्रल जो है वो टैक्स था, जबकि इसे कलेक्ट जो है वो सूबे कर रहे थे, एसीडीसी कर रहे थे, तो उस तरह से कलेक्शन नहीं हो पा रही थी जैसे होनी चाहिए, जितना पोटेंशियल था। क्योंकि हमने सूबों को जो महकमा था एसीडीसी का उन्हें लगाया हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि आप ऐसे करते हैं कि हम जो है वो ये जो टैक्स है, बजाय सूबे इकट्ठा करें, तो हम नया टैक्स ला लेके आते हैं 1922 में, इनकम टैक्स ला। तो हम एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं 1922 में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम से। और ये डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, फेडरल गवर्नमेंट का होगा, उसी के अंडर होगा, क्योंकि ये टैक्स भी उसका है, तो डिपार्टमेंट भी वो क्रिएट कर देगी। वो और ये डिपार्टमेंट पूरे हिंदुस्तान में टैक्स इकट्ठा करेगा, इनकम टैक्स इकट्ठा करेगा, और इसके दफ्तर फिर हर जगह बन जाएंगे। तो उन्होंने ये सोचा, तो इसी तरह से जो है वो 1922 में इनकम टैक्स एक्ट आया। और इस टैक्स एक्ट के तहत फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो मशहूर जमाना डिपार्टमेंट है दोनों मुल्कों में, आज आपको मैं एफबीआर में हूँ, मैं आईआरएस में हूँ, कोई नहीं पूछेगा, वो कहेगा अच्छा कौन क्या क्या होता है वो। जब आप ये कहोगे मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ, तो कहेगा अच्छा हाँ वाह अच्छा, सबको पता है। वो इसलिए पता है क्योंकि ये 1922 में बना था। तो 1922 में फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बना। सेंट्रल गवर्नमेंट, ये फेडरल गवर्नमेंट जो थी उस टाइम की, उसने ये बनाया। जो सूबे के एसीडीसी से टैक्स इकट्ठा करते थे, उनसे ये इख्तियार वापस ले लिया, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया कि अब आप डायरेक्टली इकट्ठा करो। तो शुरू शुरू में इसके जो ऑफिस हैं वो दिल्ली में बन गया, और उसके बाद बम्बे में बन गया, लाहौर में बन गया, वो पूरे सूबे को कंट्रोल करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे फैलते गए। ठीक है, तो इस तरह से अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये टैक्स था, वो खुद उसने डिपार्टमेंट बना के खुद ही इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो ये इसका पोटेंशियल बहुत बढ़ गया, और उसकी निगरानी भी बढ़ गई। तो और जो सूबे थे वो अपना टैक्स इकट्ठा करते रहे।
तो क्योंकि क्योंकि वो एसीडीसी का स्ट्रक्चर था, तो यहाँ भी फिर ऑफिसर्स को ऐसे ही नाम दिया जाता था, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स, या फिर असिस्टेंट कलेक्टर इनकम टैक्स, इस तरह डिप्टी कलेक्टर इनकम टैक्स या कमिश्नर इनकम टैक्स। तो ये नाम टाइटल वहीं से चले आ रहे हैं जो मैंने बैकग्राउंड आपको बताया। यहाँ पे आवाज नहीं आ रही आप बाकी लोगों को? आवाज आपकी क्लियर है सर, बिल्कुल ठीक है आवाज। तो यहाँ पे जो है वो उसके बाद जो है वो ये सारी कहानी जो है वो होती रही 1922 तक। तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का 1922 में फर्स्ट टाइम क्रिएट किया गया। अच्छा, ये आपको समझ आ गया। और अच्छा, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो बनाया गया 1922 में, तो अंग्रेजों ने सोचा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो इसके ऊपर जो है वो मिनिस्ट्री होगी। तो उन्होंने सोचा कि मिनिस्ट्री की बजाय इनकम टैक्स मिनिस्ट्री के अंडर एक बोर्ड बनाया जाए, दो लोगों का। उस बोर्ड को नाम दिया जाए बोर्ड ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। और उस बोर्ड के अंडर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, बजाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर डायरेक्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को रिपोर्ट करे, तो वो बोर्ड ऑफ इनलैंड रेवेन्यू जो है जो है वो उससे रिपोर्ट करे। और बोर्ड ऑफ इनलैंड रेवेन्यू ऊपर जो है फिर क्या उसका नाम है, बोर्ड ऑफ इनलैंड रेवेन्यू जो है फिर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को रिपोर्ट करे। तो इसलिए फिर जो ये जो बोर्ड ऑफ इनलैंड रेवेन्यू है 1922 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनने के साथ ही बन गया था। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके अंडर था। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज कौन सी थी वो थी, ये थे कमिश्नर्स इनकम टैक्स थे जो मैंने आपको बताया, इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर थे, और इनकम टैक्स ऑफिसर थे, जो बहुत ही मशहूर जमाना पोस्ट आप सुनते होंगे। तो 1923 में जो है वो ये इसका रेवेन्यू था जो हमें मिला है डॉक्यूमेंट से, इतने रुपए 18 करोड़ बनता है शायद, या पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती है फिगर्स पढ़नी। 18 करोड़ है सर। तो ये 1923 में ये सिर्फ इनकम टैक्स का रेवेन्यू था जो इकट्ठा किया। तो आप ये देख लो कि 1922-23 में, कल ही मैंने देखा है, जो सोना था वो 18-20 रुपए तोला था। तो आप सोच सकते हो फिर क्या हिसाब किताब होगा 1924 में। अच्छा, उसके बाद फिर 1922 में जब ये डिपार्टमेंट बना, ये अच्छे से काम कर रहा था, तो 1924 में फिर एफबीआर क्यों बना? इसके पीछे क्या वजह थी? इसके पीछे असल में कॉन्सेप्ट ये था कि 1924 में कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट का अलहदा से बन गया। एक दूसरा डिपार्टमेंट था जो दूसरा टैक्स इकट्ठा करता था, उसका नाम था सेंट्रल एक्साइज एंड साल्ट डिपार्टमेंट। अब वो साल्ट पे सेंट्रल एक्साइज टैक्स इकट्ठा करता था। एक और डिपार्टमेंट था जो कस्टम्स और सेल्स टैक्स इकट्ठा करता था। ठीक है, तो इसी तरह एक और डिपार्टमेंट था जो लैंड कस्टम्स था। तो इतने सारे फेडरल के डिपार्टमेंट थे। तो जैसे आज भी देखो ना, आज भी जैसे आईआरएस है, इससे पहले इसके साथ कस्टम्स है, और भी हैं। तो अब यहाँ पे तो अब जब इनकम देखो, ये कैसी सोचने वाली बात है कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, उसके अंडर जो है वो उसके अंडर जो है वो बोर्ड ऑफ इनलैंड रेवेन्यू है, और बोर्ड ऑफ इनलैंड रेवेन्यू के अंडर सिर्फ जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। तो ये एक मजायका सा लगता है कि एक डिपार्टमेंट के लिए बोर्ड बना दिया, तो जो बाकी डिपार्टमेंट है वो फिर किस बोर्ड के अंडर आएंगे? जो सेंट्रल एक्साइजेज और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट है, जो साल्ट डिपार्टमेंट है, वो किसके अंडर आएंगे? और कस्टम्स डिपार्टमेंट किसके अंडर आएगा? तो इनकम टैक्स के तो उनके लिए भी तो कोई बोर्ड होना चाहिए ना। तो इन्होंने सोचा यार ऐसे करते हैं, हम हम जो बोर्ड ऑफ इनलैंड रेवेन्यू 1922 में बना था, इसे खत्म कर देते हैं, या इसका नाम चेंज करके हम हम सीबीआर बनाते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है हम वो बनाते हैं, और जितने ये डिपार्टमेंट हैं हम उन्हें इस बोर्ड के अंडर कर देते हैं, उसके जेरे कर देते हैं। ठीक है। अब होता यह था कि कस्टम डिपार्टमेंट अलग से मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को रिपोर्ट कर रहा होता था, साल्ट एंड एक्साइज डिपार्टमेंट अलग से रिपोर्ट कर रहा होता था, एक्साइज डिपार्टमेंट अलहदा से उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलहदा से कर रहा होता था। तो उनके लिए तो सरदर्दी बन गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए। तो उन्होंने सोचा यार इसे जान छुड़वाओ, बजाय मिनिस्टर से ये सारी दर्द सरदर्दी पाले इतने सारे डिपार्टमेंट्स की, तो हम ऐसे करते हैं कि और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का के ऊपर बोर्ड ऑफ इनलैंड रेवेन्यू तो बनाया था, हम उसे खत्म करके हम एक नया बनाते हैं, सेंट्रल टैक्सेस जितने भी हैं उसके अंडर कर देंगे। ये वाले जो मैंने गिनवाए हैं वो उसके अंडर कर देंगे, और वो बोर्ड बोर्ड जाने वो जाने, और बोर्ड सिर्फ हमें रिपोर्ट करेगा। तो ये आइडिया बड़ा पसंद आया, उन्होंने फिर बनाया
उन्होंने सोचा कि इस तरह कर लेते हैं, तो फिर उन्होंने क्योंकि जैसे आज उस टाइम लफ्ज सेंट्रल यूज होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो बनाने की तैयारी शुरू कर दी। और तमाम जो ये डिपार्टमेंट थे सारे जो है वो, जो मैंने गिनवाए ये फिर उसके अंडर कर दिए। तो इसके लिए आपको पता है सीबीआर बोर्ड बनाने के लिए नया लॉ लेके आना पड़ना था। फिर उन्होंने वो नया लॉ लेके आए 1924 में, जिसका नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924। और उसके तहत फिर सीबीआर वजूद में आया, और जितने डिपार्टमेंट थे ये सारे के सारे वो उसके अंडर हो गए सारे। जैसे कि साल्ट डिपार्टमेंट और बाकी जो मैंने गिनवाए हैं, वो ये उसके पीछे हिस्ट्री थी। ये असेंबली के कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिससे ये मुझे बात, ये कहानी मुझे यहाँ से पता चली। मुझे एफबीआर में एक बात, एफबीआर को भी नहीं पता ये कैसे बना। तो मुझे इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर ये कहानी पता चली कि क्या इसके पीछे रीजंस थी। इसमें ये 1924 के डॉक्यूमेंट छपे हुए हैं। तो ये जो असेंबली में बहसें होती थी, ये उन बहसों में ये सारा जिक्र है कि ये क्यों बनाया जा रहा है, किस तरह से है। तो ये आप, अब आपका काम है कि आप इसे डिटेल से पढ़िएगा। तो आप प्रोफेशनल हैं, तो मैंने कहानी कॉन्सेप्ट बता दिया, डिटेल आप इन इन बहसों को जो है पढ़िएगा। तो अब दो उस टाइम जो होते थे, जैसे आज भी दो हाउस है पार्लियामेंट के, सेनेट और कौमी असेंबली, तो उस टाइम भी दो ही होते थे। तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाती थी, दूसरी काउंसिल ऑफ स्टेट थी। तो पहले काउंसिल ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से एक्ट पास हुआ, फिर काउंसिल ऑफ स्टेट से हुआ, फिर गवर्नर जनरल ने उसे असेंट दिया। तो फिर वो बकायदा उस बिल को असेंट दिया, फिर वो एक्ट बन गया। ठीक है। और जैसे एक्ट बना, क्योंकि टैक्स ईयर जो था हिंदुस्तान में जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होता था और 30 मार्च को क्लोज होता था। 1860 से ये शुरू हुआ था 1 अप्रैल वाला निज़ाम, और 30 मार्च को जो क्लोज होता था। आज भी इंडिया में टैक्स ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है और 30 मार्च को क्लोज होता है। उसके पीछे वजह ये है कि आपको पता है अप्रैल में हमारी गंदम जो है तैयार हो जाती है, इस तरह से ये इस रीजन को देख के उन्होंने ये टैक्स इम्पोज किया था। तो फिर पाकिस्तान ने बनने के बाद ये टैक्स चलाया। तो 1960 में आके पाकिस्तान ने सोचा कि ये अप्रैल वाला कौन सा अजीबोगरीब हिसाब किताब है, तो हम सीधा सीधा आधे साल का कर देते हैं। तो ये फिर इन्होंने अप्रैल से शिफ्ट करके 1 जून, जुलाई और फिर 30 जून तक ये ले गए। तो इसलिए ये टैक्स ईयर जो है इंडिया में आज भी वही है, पाकिस्तान में जून 1960 में ये चेंज हुआ था। तो ये देख सकते हो आप जो है वो सीबीआर बिल एक हाउस से पास होता है 1924 में, और उसके बाद फिर दूसरे हाउस से पास होता है, और फिर गवर्नर जनरल के बाद ये एक्ट बन जाता है। तो 1 अप्रैल को इसमें लिखा हुआ था कि 1 अप्रैल को जो है वो सीबीआर क्रिएट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल को टैक्स ईयर भी स्टार्ट होता है, तो इसलिए 1 अप्रैल को ये क्रिएट हो गया सीबीआर। और ये उसका एक छोटा सा एक सफे का कानून है ओरिजिनली, आप फिर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये मिस शाइस्ता यहाँ बैठी हैं, ये लॉ की स्टूडेंट हैं। इन्हें कहिएगा कि बाकी जो लोग हैं खासतौर पे उनकी ये हेल्प करें और यहाँ पे इन्हें पढ़ाएं, ये लॉ की लैंग्वेज क्या है और इसमें क्या लिखा हुआ है। जो कॉन्सेप्ट था मैंने वो बताया। तो 1924 में जो है वो 1925 का डाटा हमारे पास नहीं है। तो 1900 देखो, ऐसे हवा में काम नहीं होता, उस टाइम पे आज से भी बेहतर काम होता रहा। आज इसलिए वहां पे इतनी तरक्की थी। तो 1925 में इन्होंने सोचा यार हमने सीबीआर भी बना दिया, तमाम डिपार्टमेंट्स भी उनके अंडर कर दिए। तो अब जो है ना, अब यार अब पहले हमें ये तो समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में जो टैक्स का निजाम है वो कैसे, जो टैक्स टैक्स देने की कैपेबिलिटी है वो लोगों की है। अगर है तो फिर किन एरियाज में है, किन एरियाज में पोटेंशियल है, किन एरियाज में डिप्राइव है, गुर्बत का लोगों के लिए मसला है। तो इन्हें इकट्ठा जो है वो हम फिर कैसे, किस तरह से हम जो है वो सारे जो लोग हैं, तो हम इनकी कैपेबिलिटी के लिहाज से इनसे टैक्स लें, ना कि जो है वो हम इनकी इन पे जबरदस्ती टैक्स ले लें। अंग्रेज भी इतना जुल्म नहीं कर रहे थे जितना आज हो रहा है। मैं आपको कल की एग्जांपल दूं, मैंने कल देखा 1920 में जो है वो सोने का जो रेट था वो था, जैसे मैंने अभी बताया भी है, जो है वो 18 रुपये था पर तोला। और 1920 में जो टैक्स था वो 1000 रुपये से शुरू होता था, इनकम टैक्स। 1900 जो है वो 1918 में, 1918 में जो टैक्स है वो जो पहला स्लैब थी टैक्स की, वो 1000 रुपये थी। और जो पहला स्लैब थी 1000 रुपये जिसकी इनकम थी, उस इनकम पे भी टैक्स लगता था, वो भी 1 रुपए का 4 पाई, चौथा हिस्सा। अब 4 पाई पता नहीं किसे कहते थे, 1 रुपए का ऐसे 4 पाई टैक्स था। तो चौथा जो हिस्सा था 1918 में, जो है वो जो पहली स्लैब थी 1000 रुपये पे जो है वो 4 पाई जो है वो टैक्स था। और जो है वो, और जबकि तो सोने का रेट उस टाइम जो था वो 18 रुपये तोला था। तो सोचो कितनी बड़ी रकम पे जाके, आज का समझ लो कि 1 करोड़ पे अगर इनकम किसी की होगी तो फिर उस पे टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन आज तो जुल्म है, इतना टैक्स लगा रहे हैं, चाहे मैं खुद ही उसका हिस्सा क्यों नहीं हो।
तो तो इस तरह से जो है वो इन्होंने सोचा कि पहले हम लोगों की कैपेबिलिटी तो देखें कि लोग दे भी सकते हैं या नहीं, अगर दे सकते हैं तो किन एरियाज पे लेना चाहिए, किसी पे जुल्म नहीं करना चाहिए, उसका सारा हिसाब किताब देखना चाहिए। इंडिया एक बहुत बड़ा रीजन है, हर रीजन के अलग मसाइल हैं, ठीक है। इंडिया जो है वो कंट्री नहीं है बल्कि एक कॉन्टिनेंट है, मिनी कॉन्टिनेंट, तो हमें उन एरियाज को समझना चाहिए। तो फिर एक एक पार्लियामेंट की कमेटी बनाई गई जिसे नाम दिया गया टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी। तो इसने फिर जो है वो रिपोर्ट पेश की, तमाम निज़ाम को समझा, मुख्तलिफ जो रीजन है उनमें सर्वे किया। तो मुख्तलिफ इसने जो 2 1 साल काम करके फिर रिपोर्ट्स दी। जैसे टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी ने एक रिपोर्ट दी, एविडेंसेस इकट्ठे किए कि इन लोगों की क्या कैपेबिलिटी है, किस तरह टैक्स होना चाहिए, इनकम पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारा इसने रिसर्च रिपोर्ट दी। लाहौर, नागपुर और लखनऊ पे ये एडिशन है, रिपोर्ट का वॉल्यूम है, ये पब्लिश किया। फिर दिल्ली और बनारस जो है ये एरियाज पे जो इसने रिपोर्ट की, ये 600 सफ़ों की रिपोर्ट्स हैं। इस तरह बाकी कुछ दूसरे एरियाज हैं उनके ऊपर ये जो है वो इस इंक्वायरी कमेटी ने जो है रिपोर्ट्स जो है वो फिर पब्लिश की सारी की सारी। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ये बड़ा कम्प्रीहेंसिव उन्होंने काम किया कि हमने सीबीआर बना दिया, टैक्स डिपार्टमेंट बना दिया। लोगों को तो समझ लें, उनकी इनकम को तो समझ लें, उन एरियाज को तो समझ लें, उनके मसाइल तो समझ लें। ये मसाइल समझने के लिए 600 600 सफ़े, 1000 1000 सफ़े की एक बुक है ये स्कैन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो ये इन्होंने फिर जो है वो इस कमेटी ने जो है रिपोर्ट जो है वो फिर ये पब्लिश की, और ताकि बेहतर बनाया जाए टैक्स के निज़ाम को। आज तो कुछ भी नहीं ऐसा होता, ड्रामों के सिवा। मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे लेक्चर। तो उसके बाद फिर 1926 जो है वो गवर्नमेंट ट्रेडिंग टैक्सेशन, तो 1925 तक ये रिपोर्ट्स आती गई। तो 1926 में हुकूमत भी बहुत सारी ट्रेडिंग्स करती थी, हुकूमत भी बहुत सारे जो है वो आपको पता है हुकूमत बहुत सारे बिजनेसेस कर रही होती है। जैसे अभी भी पाकिस्तान में हुकूमत जो है बिजनेसेस करती है, जैसे कि हुकूमत के शेयर्स भी हैं, हुकूमत इन्वेस्टमेंट्स भी करती है। आपने अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ा हो तो वहां पे लिखा है कि टैक्स पे एग्जेम्प्ट कौन है। तो वहां पे लिखा है जो मजदूर है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट है, इस तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट टैक्स से एग्जेम्प्ट है। तो ये आज इन्होंने इनकम टैक्स लॉ में लिखा हुआ है कि इन पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। जबकि अंग्रेजों ने ये किया, उन्होंने कहा कि कि जो है वो अंग्रेज जो हुकूमत ट्रेडिंग करती है, जो हुकूमत ट्रेड करेगी या कोई भी ट्रेड एक्टिविटी करेगी, तो हुकूमत भी टैक्स से एग्जेम्प्ट नहीं होगी बल्कि उन पे टैक्स इम्पोज होगा। तो इसको कानूनी शक्ल देने के लिए फिर 1926 में वो एक लॉ लेके आए, द गवर्नमेंट ट्रेडिंग टैक्सेशन एक्ट 1926, कि हुकूमत जो भी ट्रेड करेगी, हुकूमत की उस ट्रेड एक्टिविटी पे भी टैक्स लगेगा, ना कि वो एग्जेम्प्ट होगी। जैसे अभी पाकिस्तान में फौजी फाउंडेशन है, वो कहते हैं हम हुकूमत का एक ज़ेली इदारा है तो हम टैक्स नहीं देंगे, या हम एग्जेम्प्ट हैं, या और इस तरह जो फाउंडेशंस हैं जैसे हुकूमत की फाउंडेशंस हैं बहुत सारी, वो एग्जेम्प्ट हैं। तो वो इस तरह से वो टैक्स नहीं देते। जबकि 1926 में अंग्रेजों ने कहा कि हुकूमत कोई भी ट्रेड करती है तो वो एग्जेम्प्ट होगी, वो एग्जाम नहीं होगी बल्कि टैक्स देगी। वो खुद पे टैक्स लगाने के लिए हुकूमत ने जो है वो ये कानून ले आए। तो ये 1926 में ये कानून लाया गया। तो इसी तरह 1927 में भी टैक्स लॉ में अमेंडमेंट हुई है, हर साल ही होती है, तब से होती है आज तक होती रहे। तो ये टैक्स लॉ जो है वो 1927 में ये अमेंडमेंट एक्ट आया। ठीक है, ये कोशिश करिएगा शाइस्ता, और अगर ये इमरान अगर इस चैप्टर को रिप्लेस किया जाए, ये अमेंडमेंट ये कोई खास चीज़ नहीं लगती मुझे। तो 1928 की ये एक स्पीच है अलामा इकबाल की। अलामा इकबाल ने जो है वो जो है वो पंजाब असम्बली के मेंबर थे उस टाइम, और पंजाब असम्बली में जो है वो एक करारदाद पेश हुई टैक्स के हवाले से, जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स टू द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। सादा सा इसका मतलब ये है कि आपको पता है इनकम टैक्स को असेस करने का उस टाइम कोई तरीका नहीं था। यानी किसकी इनकम कितनी है ये कैसे पता चलेगा। जैसे आज मेरी इनकम कितनी है कैसे पता चलेगा, आज मैं रिटर्न फाइल करता हूँ। तो उस जमाने में अभी रिटर्न जो है वो आई नहीं थी। रिटर्न आती है मेरे ख्याल 1930 के बाद शायद, तब जाके रिटर्न का फॉर्मेट आता है। तो अब इनकम को असेस करना है, ये सवाल बना हुआ है कि इसके लिए क्या तरीका हो कि इस बंदे की इनकम इतनी है। जब इनकम इतनी है पता चलेगा फिर ही तो टैक्स लगेगा। तो अब इस पे बहस हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि जैसे एसीडीसी आपको पता है टैक्स इकट्ठा किया करते थे पहले, तो उन्होंने सोचा कि सूबों के पास जो ज़राअत का ज़राई टैक्स तो आता है, एसीडीसी से इकट्ठा करते हैं। अगर हम ये देख लें कि इस बंदे की एग्रीकल्चर इनकम इतनी है, तो हम फिर उससे अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनकम टैक्स का हिसाब लगा लेगी और उस पे इनकम टैक्स ले लेगी। तो फिर यहाँ पे जो सूबे हैं उन पे बहस चल पड़ी कि ये क्या वफाक जो है वो सूबों की जो ज़राई इनकम है
जो लोगों की है उस पे उसी हिसाब से टैक्स लेगा। तो ये एक असम्बली में बहस चली। तो क्योंकि अलामा इकबाल भी मेंबर थे, तो अलामा इकबाल ने भी उसमें हिस्सा लिया। फिर उन्होंने भी इस पे स्पीच की। ठीक है, उन्होंने भी स्पीच की कि क्या होना चाहिए, क्या ऐसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो एग्रीकल्चर इनकम है, कि उसे उसे स्टैंडर्ड बनाना चाहिए इनकम टैक्स को इकट्ठा करने का सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो फिर एक लंबी बहस हुई। आई होप सो कि इंग्लिश में आपके लिए मुश्किल होगा। तो इसका उर्दू जो वर्जन अवेलेबल है, तो आप उर्दू में ये पूरी स्पीच सुन सकते हो। मैं जरा दिखा देता हूँ साथ के साथ वो कहाँ मिलेगी। तो आप जो है वो अगर यहाँ पे जाते हो, स्पीचेस, ये बुक से लिया गया, स्पीचेस स्टेटमेंट्स एंड राइटिंग्स ऑफ इकबाल, यहीं से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करें और स्पीचेस स्टेटमेंट्स एंड राइटिंग्स ऑफ इकबाल, यहाँ पे उर्दू में मिलेगी आपको। ये बुक है तो इसी का उर्दू तर्जुमा भी अवेलेबल है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैंने डाउनलोड भी किया है बहुत दफा। ये इंग्लिश वर्जन है, उर्दू जो है इसका। ये साथ के साथ मैं बच्चों की तरह ये बता रहा हूँ, खास तौर पे मिस शाइस्ता और ये इमरान को। तो आप ये देख लो, ये उर्दू किताब है, और वो जो इंग्लिश किताब है वो भी ये है। अब इसे लिंक देने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने सर्च किया इस तरह आप सर्च करो इसे जाके। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे बुक पड़ी हुई है ये। और इस तरह ये इकबाल एकेडमी लाहौर ने इसे छापा है, ये हार्ड फॉर्म में। अब यहाँ पे इसे आप जब डाउनलोड करते हो तो यहाँ पे इसी स्पीच का उर्दू तर्जुमा आपको मिल जाएगा। अगर आप ये लो, मैं जूम पे भी भेज देता हूँ, आप इसे कॉपी करके सेव करना चाहते हो तो कर लो। ये लो, इंग्लिश और उर्दू। ये मैंने इंग्लिश और उर्दू का भेज दिया है जूम पे, आप इसका कॉपी करो, इसे सेव कर लो। तो यहाँ पे अगर हम जाएं तो इसके अंदर जो है हमें मिलती है इसकी स्पीचेस मिलती हैं अल्लामा इकबाल की। तो यही वाली स्पीच है इनकी, ये वाली। इनकम टैक्स की तशखीस के असूल के इतलाक पर करारदाद, 38 सफ़ा नंबर पे। इनकम टैक्स की तशखीस के असूल के इतलाक पर करारदाद। ये तो यहाँ पे अच्छा, उसके बाद आगे जो बजट्स हैं, बजट पे भी अल्लामा इकबाल ने स्पीचेस की हैं, तो ये बजट वाली स्पीचेस का उर्दू तर्जुमा मिलता है। तो यही सेम वर्जन जो है वो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है। तो इंग्लिश वाली बुक ये है, तो इसमें इसके भी टेबल ऑफ कंटेंट में जो है वो आपको ये स्पीच मिल जाएगी। इंग्लिश वाली तो मैंने कॉपी करके बुक में लगा दी है ना। ये बुक के अंदर जो है इंग्लिश वाली, ये इंग्लिश वाली पूरी लगाई हुई है। तो इस तरह आप जाके जो है, लिंक मैंने आपको दे दिया, आप इनका उर्दू तर्जुमा पढ़ लो कि अल्लामा इकबाल क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। असेंबली में लंबी बहस चल रही थी दूसरे लोगों ने भी, तो आप उर्दू तर्जमा पढ़ लेना। तो ये जो बहस का क्या वो बहस हो रही है, क्योंकि आपने तो इंटरव्यू में डिफेंड करना है ना इस बुक को, तो वो पूछ लें आपसे कि जी अल्लामा इकबाल ने क्या स्पीच की असेंबली में। आप 100 साल वाली बुक लेके गए हुए हो, उनके सामने पड़ी हुई है, वहां पे आप डिफेंड ना कर पाओ। ओहो सर, हमें तो नहीं पता अल्लामा इकबाल ने, उन्होंने कही वो आपने तो बुक लिखी है, इसका मतलब आपने मजाक किया है, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, आपने तो सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए किया, अब आगे भी तो बताएं। तो
तो इस तरह ये बुक, मैं बार बार ये कह रहा हूँ खास तौर पे कि ये बुक ऐसी ही है कि मैंने जैसे आपको F16 दे दिया और आपको चलाना ना आता हो तो क्रैश करेगा सीधा, तो आप सीधे फेल हो गए। ये बुक आपको सुपर पास भी करवा सकती है, सीधा फेल भी करवा सकती है। जैसे मैंने बताया कि मैं इंडिया का, यूके का, यूएस का टैक्स सिस्टम पढ़ा हुआ है। अगर वो मुझसे पूछते बताओ क्या है, तो फिर मुझे पता होता, वरना मैं फेल होता सीधा। तो इसी तरह आप 100 साल वाली बुक लेके जा रहे हो तो सीधी आप फेल हो गए, अगर आपको चीजों पे ग्रिप ना हो। अब अगर आप ये मुझे कहो कि मैं ये अल्लामा इकबाल की पूरी स्पीच, कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया कि पूरी स्पीच का तर्जुमा बताऊं, तो पूरी स्पीच एक आम बच्चे के लिए जो मैट्रिक क्लास में भी है उसके लिए वो पूरी स्पीच उर्दू में, इंग्लिश में मौजूद है। तो ये पढ़नी तो स्पीच आपको खुद है ना। आप एक कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और पाकिस्तान में कोई भी एकेडमी ये नहीं कही कि आप बच्चों की तरह 10वीं के लेवल पे जाके मैं आपको स्पीच उनकी एक लफ्ज पढ़ाऊं। तो ये आपको खुद पढ़नी है। उर्दू तर्जमा में जो मेरी जिम्मेदारी थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। तो 1928 में जो है वो अल्लामा इकबाल ने स्पीच की, किस मौजू पर की मैंने वो बता दिया। ये इंग्लिश में यहाँ स्पीच लगी हुई है। इसी तरह से अगर 1929 में जाते हैं हम, तो 1929 में एक ला आता है, द इंडियन इनकम टैक्स प्रोविडेंट फंड रिलीफ एक्ट 1929। प्रोविडेंट फंड आपको पता है, आपने पढ़ा है कि प्रोविडेंट फंड जैसे हमारा जीपी फंड जैसे होता है हमारी सैलरीज में, तो कुछ हिस्सा उसमें डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूट करता है, कुछ हम कंट्रीब्यूट करते हैं, वो जमा होता रहता है। तो जो जीपी फंड जब तो जीपी फंड पे जो हमारी जमा पूंजी होती रहती है, अगर उस पर भी टैक्स कटना शुरू हो जाए तो फिर जमा पूंजी क्या हो। तो फिर इसलिए हुकूमत ने ये कानून लाई कि जो भी बंदा जीपी फंड जमा करवाएगा या कटवाएगा या डिपार्टमेंट करवाएगा, तो उन पे टैक्स नहीं होगा, उस पे बल्कि रिलीफ मिलेगा, जो भी जीपी फंड होगा। तो इसलिए उस चीज को करने के लिए फिर हुकूमत एक टैक्स एक्ट लेके आई, द इंडियन इनकम टैक्स प्रोविडेंट फंड रिलीफ एक्ट 1932 लेके आई। और आपको आज भी पता है कि हमारे इनकम टैक्स लॉ में ये लिखा हुआ है कि जो जीपी फंड होगा, प्रोविडेंट फंड होगा, उस पे टैक्स नहीं होगा। इनकरेज करने के लिए तो फिर ये टैक्स एग्जेम्पशन दी गई है। तो ये कानून अब से नहीं है, ये एहसान नहीं कर रहे हैं हमारे लोग, ये उसी जमाने से है कि उसी टाइम ये कानून आया था अवाम की भलाई के लिए। ठीक है। इसी तरह से 1930 के दहाई में जाते हैं तो 1930 में फिर सिल्वर एक्साइज ड्यूटी एक्ट आया कि जो सिल्वर है जो उसके ऊपर जो है वो एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई। तो फिर सिल्वर एक्साइज ड्यूटी एक्ट आ गया। तो सिल्वर पे इन्होंने जो है वो एक्साइज जो है वो ड्यूटी चार्ज करना शुरू कर दी। एक पिक्चर है खूबसूरत सी 1930 की खींची हुई है बम्बे की, कस्टम्स हाउस जो है उसका ऑफिस है बम्बे में। आपको पता है सीबीआर के अंडर दोनों आते थे, कस्टम्स भी और ये भी। तो इसलिए एक खूबसूरत तस्वीर मुझे मिली उस किताब में से। किस किताब से ली गई उसका रेफरेंस मैंने नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ पे कस्टम्स का दफ्तर भी था और ये बम्बे पोर्ट की पिक्चर है। इसी तरह 1931 में अगर जाते हैं तो साल्ट एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी एक्ट 1931 ऑन फॉरेन साल्ट। होता ये था कि हुकूमत को पता था कि यहाँ नमक की जरूरत है। यहाँ पे 1880 में इन्होंने नमक पर टैक्स लगा दिया। गांधी ने एहतजाज भी किया था, उसने तहरीक भी चलाई, नमक के खिलाफ एहतजाज की। यहाँ पे एक तरफ वो अच्छे काम कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्होंने हिंदुओं को गुलाम बनाया हुआ था। उन्होंने कहा यार नमक तो हर घर इस्तेमाल होना, तो इस पर टैक्स लगाओ। तो 1880 में उन्होंने टैक्स लगाया। बल्कि इतना टैक्स इकट्ठा होता था कि उन्हें एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ा, साल्ट टैक्सेस डिपार्टमेंट, जो सिर्फ नमक पर टैक्स इकट्ठा करता था। वो तो जाके 47 में लियाकत अली खान जब फाइनेंस मिनिस्टर बने पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले, तब उन्होंने वो साल्ट टैक्स खत्म किया। तो 31 में जो है, तो 1880 से टैक्स चला रहा है। और जो साल्ट डिपार्टमेंट है, साल्ट टैक्स डिपार्टमेंट है, वो भी बना हुआ था पहले से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी पहले, कि जी नमक पे इनसे लो टैक्स। तो अच्छा होना क्या शुरू हुआ कि जो मुल्की नमक था उस पर अच्छा खासा टैक्स था, तो वो बहुत महंगा मिलता था आवाम को। ठीक है। आज तो बहुत सस्ता मिलता है, तो उस टाइम बहुत महंगा था। तो तो लोगों ने नमक इंपोर्ट करना शुरू कर दिया इंडिया में। तो इन्होंने कहा कि जो मुल्की हुकूमत को टैक्स रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो इन्होंने फिर जो इम्पोर्ट नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया। द साल्ट एडिशनल इम्पोर्ट ड्यूटी एक्ट 1931 ऑन फॉरेन साल्ट। तो इम्पोर्टेड साल्ट पे भी इन्होंने लगा दिया टैक्स फिर, ताकि अगर इंपोर्ट भी करता है तो उसके साथ भी बुरा सलूकी हो। तो ये 1932 का एक न्यूज़पेपर है। 13 करोड़ जो लॉस हुआ है इंडियन रेवेन्यूज में, एक आप झलक देख सकते हो, 13.5 करोड़ का लॉस हुआ है। इसमें सारे रेवेन्यूज शामिल हैं। अच्छा इसी तरह से जो है वो अब ये ज़रा चीज़ें आपने नोट करते जाना है कि इन्होंने नमक पे टैक्स लगाया हुआ था। और एक्साइज ड्यूटी अभी सिल्वर पे हमने देखी, तो माचिस के ऊपर जो है वो एक्साइज ड्यूटी जो है वो इन्होंने 1934 में लगा दी।
ठीक है, और एक कानून लेके आए दी मैचिज एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1934। मकसद ये था कि जो भी माचिस यहाँ पे प्रोड्यूस हो तो उसके अच्छे जो है वो उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाए। तो पता नहीं, मेरी दादी अम्मी हमेशा ये कहती थी कि जुनेद, दो चीजें हमेशा घर में जो है वो रखना, वो चाहे जंग भी हो तो ये कभी खत्म नहीं होने चाहिए, एक माचिस और एक नमक। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई, तो शायद इस वजह से कि उन्होंने 47 की हिजरत की, और वो वहां पे जब जाते हैं तो रास्ते में खाना जो है बनाने के लिए रिसोर्सेज तो जो भी होंगे, लेकिन आग जलाने के लिए कोई चीज ना हो, इस वजह से वो कहती थी, या फिर पता नहीं किस वजह से। तो ये वो हमेशा ये कहती थी माचिस और नमक जो है वो घर में रखना। तो माचिस और नमक, क्योंकि ये जंग भी हो तो ये हमेशा काम आती है। अब मुझे इस बात की नहीं आई समझ क्यों वो कहती थी। तो मे भी उस टाइम महंगी होती हो माचिस, या फिर जो है वो जरूरत हो, मुश्किल टाइम में ना मिलती हो, इस तरह से। तो अब मैं माचिस तो रखता ही हूँ, कभी भी मुझे ये बात याद आ जाती है। तो इस तरह से 1934 में जो है माचिस के ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगा दी गई, हालांकि आज एक्साइज ड्यूटी नहीं है माचिस के ऊपर। और इस तरह से जो है वो 1934 में चीनी के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई गई, आज 100 साल बाद ये लगा रहे हैं। तो चीनी के ऊपर अच्छी खासी एक्साइज ड्यूटी जो है वो 1934 में थी। तो ये कानून लाया गया गया था, शुगर एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1934। अच्छा, अब यहाँ पे फिर मैं कनेक्ट करूंगा कि शुगर के ऊपर एक कानून आ रहा है जिसका नाम है एक्साइज ड्यूटी एक्ट। ठीक है, माचिस के ऊपर एक्साइज ड्यूटी का एक कानून आ रहा है, सिल्वर के ऊपर जो है वो सिल्वर के ऊपर जो है वो एक्साइज ड्यूटी का एक कानून आ रहा है। तो इस तरह से आपको एक सीरीज ऑफ लॉज मिलते चलेंगे आगे जाके। तो अब एक और कानून आ रहा है, द इंडियन कॉफी सेस एक्ट 1935। सेस भी ड्यूटी को कहते हैं, जैसे टैक्स लफ्ज होता है, ड्यूटी लफ्ज होता है, सेस लफ्ज होता है। तो ये तीनों टैक्स के ही नाम है। तो इन्होंने इंडियन कॉफी जो है उस पे फिर ड्यूटी लगा दी, यानी सेस लगा दिया। तो उस पे एक कानून आ गया। तो ताकि जो भी बंदा कॉफी इंपोर्ट करेगा हिंदुस्तान में तो उस पे जो है वो, या यहाँ बेचेगा तो अच्छा खासा उस पर टैक्स होगा। तो इसी तरह से जो है वो 1936 आ गया। तो 1936 में जो है वो फिर एक कमेटी बनाएगी। एक कमेटी हमने देखा 1925 में उसने रिपोर्ट्स पब्लिश की, वो 24 में शायद बनी थी, 25 में की। तो 1936 में ये फिर कमेटी बनाएगी कि हिंदुस्तान में इन्वेस्टिगेट किया जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है, और कहाँ कहाँ मनी मनी जो है वो ब्लैक मनी जाती है। और जो अच्छा टैक्स पेयर है, जो ईमानदारी से टैक्स दे रहा है, उसे रिलीफ दिया जाए, उसकी कदर की जाए। ठीक है, टैक्स एरियाज में अवेजन कहाँ पे है, तो जहाँ पे टैक्स फ्रॉड हो रहा है, इन सबको इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो फर्स्ट टाइम इस तरह की एक कमेटी बनाएगी टैक्स फ्रॉड इवेजन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, अच्छे टैक्स पेयर को रिलीफ देने के लिए, इस तमाम मामलात के ऊपर जो है वो इंक्वायरी करने के लिए। तो इस कमेटी को, मशहूर कमेटी है, इसने फिर बाद में जाके बहुत सारी आगे चल के रिकमेंडेशन भी दी, डिपार्टमेंट बहुत तरह इसमें चेंज भी हुआ। तो इसे आयर्स कमेटी कहते हैं। इसमें एक अंग्रेज थे, उनका नाम आयर था, उनके नाम के आखिर में लगता था, और भी मेंबर थे इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी पार्लियामेंट के। तो इसलिए उस कमेटी का जो को आयर्स कमेटी कहते हैं। उन्होंने फिर रिपोर्ट पब्लिश की अपने मेंबर्स के साथ मिलके। तो ये नीचे नाम आप देख रहे हो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। तो फिर इसने ये सारे मामला टैक्स फ्रॉड और इसके ऊपर ब्लैक मनी के ऊपर इन्वेस्टिगेट की, और फिर आगे प्रपोजल भी दिया, रिकमेंडेशन भी दी कि इन चीज़ों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। बड़े अच्छे प्रपोजल दिए। फिर वो इम्प्लीमेंट हुए, पाकिस्तान बनने के बाद वो पाकिस्तान में भी उस तरह के उसी चीज काम को आगे लेके जाया गया, और फिर प्रपोजल वही इम्प्लीमेंट हुए। तो ये कमेटी है, ये डिटेल लिखी हुई है, तो इसे जरूर पढ़िएगा कि ये क्या थी। अच्छा, इस तरह से जो है वो 1937 में अगर आते हैं, तो 1937 में अलामा इकबाल की एक हमें डायरी मिलती है जाती। उस डायरी के अंदर जो है वो उनका टैक्स रिकॉर्ड लगा हुआ है कि उन्होंने जो है वो कितना इनकम टैक्स पे किया है। जहाँ पे एरो शो हो रहा है, तो यहाँ पे जो है वो, यहाँ ये वाला जो है इनकम टैक्स उनका शो हो रहा है कि उन्होंने इतना इनकम टैक्स जो है वो पे किया था। मैं बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है 1937 की, ये उनकी डायरी है। तो जिसमें वो अपने पर्सनल जो टैक्स है उसका हिसाब किताब रख रहे हैं, अपना एक गोशवारा बना रहे हैं, यानी अपनी रिटर्न बना रहे हैं। तो उसकी तमाम तफसील लिखी है रिटर्न में, जैसे तनख्वाह कितनी मिली, बावर्ची की तनख्वाह कितनी है, दूसरे माली की तनख्वाह कितनी है, ठीक है, घर का खर्चा कितना है, किराया कितना है, ये सारी तनख्वाहें, ये माली की तनख्वाह यानी मुख्तलिफ जो मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाहें लिखी हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ एक्सपेंसेस लिखे हैं सारा, ईटीसी। ये वो पूरे साल का वो अपना हिसाब किताब बना रहे हैं, इनकम एक्सपेंसेस का कर रहे हैं अपनी पर्सनल डायरी में। और इनकम टैक्स जो पे कर रहे हैं वो अच्छा खासा इकबाल टैक्स पे कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल बहुत बड़ी रकम बनती है। इनकम टैक्स उन्होंने 1450 रुपये पे किया। तो सोना जी इस टाइम पे था तकरीबन 25-22 रुपये तोला। तो आप डिवाइड कर लो, 1450 रुपये और 22 रुपये तोला सोना था, तो कितने पैसे इनकम टैक्स की मद में आज का करोड़ों, कई करोड़ पे आप बनता है इनकम टैक्स, जो अलामा इकबाल ने 1937 में पे किया।
तो इस तरह से जो है वो ये हुआ 1937 में। 1938 में जो है वो अगर हम चलें, तो 1938 में मुस्लिम लीग आपको पता है बहुत एक्टिव थी, हर मामले में मुस्लिम लीग बहुत एक्टिव थी। तो जो मुस्लिम लीग के जो सेक्रेटरी थे शिमला के, तो उन्होंने जो है फिर ना एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजा। जैसे आज बजट आ रहा है जून में, तो एफबीआर की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि प्रपोजल्स आप हमें भेजें। ठीक है, जो भी बजट के हवाले से आप प्रपोजल हमें भेजें, हम आपके प्रपोजल्स पर जो है अमल करेंगे, लेकिन सजेशन तो भेजें, किरदार तो अदा करें। तो मैंने स्टूडेंट्स को कहा था कि जो भी बच्चा अच्छा है, टैक्स लॉ में अच्छा है, तो उसे चाहिए कि वो एफबीआर को जो है वो प्रपोजल्स भेजे। और एफबीआर जो है वो, हम जाके इंटरव्यू में ये कहेंगे सर हमने जो है प्रपोजल भेजा है एफबीआर को, प्राइम मिनिस्टर को। तो हमें थोड़ी ना इसे गर्ज है कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो ना हो, हमें तो गर्ज है इंटरव्यू पास होने से, तो हम इंटरव्यू पास करेंगे। तो वो खुश होगा कि अच्छा बच्चे ने प्रपोजल भेजा है। फिर वो पूछेगा बेटा क्या प्रपोजल भेजा है, हमें बताओ जरा। फिर वो उसी से पूछेगा, बजाय ये पूछेगा जी फलां मुल्क के समुंदर का नाम बताओ। ये आप वेबसाइट पे देख रहे हो, देखो बजट प्रपोजल लिखा हुआ है। तो इसी तरह से उस जमाने में भी जो प्रपोजल होते थे लोग भेजा करते थे। तो आज मेरा ख्याल मेरे से किसी भी स्टूडेंट ने इस पे अमल नहीं किया होगा कि ये भेजाओ। ये 2 साल से मैं सीख रहा हूँ। तो जो है वो तो जो मुस्लिम लीग थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसके जो सेक्रेटरी जनरल थे, तो उन्होंने फिर जो अमेंडमेंट्स थी कुछ इनकम टैक्स में होनी चाहिए, इनकम टैक्स लॉ में, तो उस हवाले से फिर जो है वो आपको पता है इनकम टैक्स लॉ हर साल अमेंड होता है, और इनकम टैक्स बिल आता था हर साल। आज जैसे फाइनेंस एक्ट आता है, तब भी फाइनेंस एक्ट आता था, तब से ही आ रहा है ये फाइनेंस एक्ट। तो फिर वो फाइनेंस, तो इस तरह उन्होंने प्रपोजल भेजा कि इनकम टैक्स लॉ में ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, इन सेक्शंस में होनी चाहिए, सेक्शंस दिए हुए हैं। तो ये काफी प्यारा सा प्रपोजल है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी ने भिजवाया है। तो पहला सफा मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, और जो कंप्लीट है वो आप यहाँ से जाके इस क्यूआर कोड से देख के आप डाउनलोड कर सकते हो ओरिजिनल कॉपी। तो ये एक चीजें इट सेल्फ एक ये चीज एफबीआर के पास भी नहीं है। ये चीज इट सेल्फ एक सख्ते में डाल देगी इंटरव्यू पैनल को कि ये इनके पास मुस्लिम लीग का प्रपोजल है इनकम टैक्स लॉ में अमेंडमेंट्स का, जिसने पाकिस्तान बनाया है। तो ये कोई आम चीजें नहीं है। तो ये कायदे आज़म की जो है वो 1940 की रिटर्न है, जो उनकी फिर बाद में जो रिटर्न का आपको पता है ऑर्गेनाइज सिस्टम आ गया। तो इनकम उनकी कितनी है, उसके बाद उन पर टैक्स कितना लगेगा, तो इस तरह के रिटर्न्स के फॉर्म होते थे। फिर फॉर्म जो है फिल करके भेजे जाते थे डिपार्टमेंट को, खाते के जरिए या जमा करवाए जाते थे। अभी तक ये चल रहा था, ये कुछ साल पहले, 10 एक साल पहले जब से ऑनलाइन सिस्टम आया तब से ये चीज़ें खत्म हुई हैं। तो फॉर्म के ऊपर जो है वो ये फिर ये सारी रिटर्न होती थी। तो ये रिटर्न है, इसमें कितना ये उनकी आमदनी है, नीचे टैक्स भी लगा हुआ है। ये 4498 रुपये उनका टैक्स बनता था। ठीक है, ये कायदे ने कहा ये टैक्स बहुत ज्यादा बनता है, ये जुल्म है। अच्छा होता, अब यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट इंट्रोड्यूस करवाई है इन्होंने 2001 में। तो इससे पहले क्या होता था, यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट का मतलब है आप बताते हो कि आपकी इनकम कितनी है, तो आप जितनी भी इनकम बताते हो उस पर टैक्स लिया जाता है। अगर आप गलत बताते हो तो डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं असेसमेंट करेंगे, जायजा लेंगे, असेसमेंट जायजों को कहते हैं, और इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आप सही बता रहे हो गलत बता रहे हो, और जो रिमेनिंग है फिर आपसे टैक्स लेंगे। तो पहले ये होता था कि आप नहीं बताते थे कि आपकी इनकम इतनी है, बल्कि डिपार्टमेंट बताता था कि मिनिमम आपकी इनकम इतनी है तो आप इस पर टैक्स दो। अब आप प्रूव करते रहते थे नहीं इतनी है इतनी है। अब जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट है पंजाब का, वो घर में आके चालान जमा करवा दे देता है, कहता है आपके ये पैसे बनते हैं टैक्स दो। वो कोई ऐसे नहीं करता जैसे एफबीआर करता है। तो यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये है कि आप खुद बताते हो कि इनकम कितनी है मेरी, उस पर हम आपसे टैक्स लेंगे। तब तब ऐसे होता रहा पहले भी, जब डिपार्टमेंट पावरफुल था, कि डिपार्टमेंट बताया करता था कि आपकी इनकम इतनी है। जैसे किसी दुकान पे गया इंस्पेक्टर, तो कहता अच्छा ये दुकान ऐसी है तो चलो जी इसका इतना टैक्स बनता है, तो अब वो हतमी है, फाइनल है, उसे उतना देना पड़ेगा। अब वो डिपार्टमेंट, तो ये तो जुल्म था एक तरह से। तो इस तरह से फिर जो है वो ये कायदे को टैक्स उन्होंने 4498 रुपये लगा दिया है, 4500। तो सोने का रेट इस टाइम मैंने देखा है 26 रुपये तकरीबन था। अब 26 रुपये सोना तोला, और कितना ज्यादा टैक्स है, तो अरबों रुपए बन गया है। तो फिर कायदे ने अपील फाइल की। ठीक है, अपील फाइल की, फिर कायदे का ये टैक्स कंसल्टेंट का लेटर हमें एक मिला 1941 का, फिर उन्होंने लिखा फिर उसके बाद ये कायदे को लिख रहे हैं, माय डियर मिस्टर जिना, तो कि मैंने आपकी जो अपील है वो पिटीशन जो है वो फाइल कर दी है, आपका फैसला हो गया है, और आपको मैं डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूँ, योर पिटीशन ऑफ अपील। तो इस तरह से, तो सारी तो इस तरह से जुर्माना भी लगाया था उन्होंने कायदे आज़म को, रिटर्न उन्होंने टाइम पे शायद फाइल नहीं की थी। तो 1941 में फिर ये कि इस तरह उन्होंने अपील फाइल की। तो ये सारी कहानी हुई। तो उसके बाद फिर 1942 में जो है वो ये 1942 में जो है वो फिर एक
ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कायदे आज़म के वकील ने उन्हें भेजा था, ठीक है, और इसके और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमने यहाँ शो नहीं किए अभी। तो 1942 में क्या होता है, इनकम टैक्स एंड एक्सेस प्रॉफिट टैक्स इमरजेंसी ऑर्डिनेंस 1942 आता है। आपको पता है 1939 से लेकर 1900 जो है वो 45 तक जो है वो जंग चलती रही, ठीक है, आलमी जंग चलती रही। अब जब वर्ल्ड वार टू हो रही थी तो बहुत सारी कंपनियां खसारे में गई, और बहुत सारी जो कंपनियां थी उन्होंने मुनाफा कमाया। जैसे बहुत सारी कंपनियां थी उन्होंने दिन रात मुनाफा कमाया, जैसे मिलिट्री को जो सामान सप्लाई कर रहे थे उनके तो वारे न्यारे हो गए। इतना उन्होंने पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि उन पे, यानी कि उनका जो प्रॉफिट है वो एक्सेस हो गया, उनकी इनकम एक्सेस होगी। तो फिर एक नया कानून लाया गया, उस कानून का नाम था इनकम टैक्स एंड एक्सेस प्रॉफिट टैक्स एक्ट, टैक्स इमरजेंसी ऑर्डिनेंस 1942। तो एक्ट तो नहीं आ सकता था, ऑर्डिनेंस लाया गया कि अगर जो जिन कंपनियों ने एक्सेस मुनाफा कमाया है इसी जंग के दौरान, तो वो अब जो है वो टैक्स भी एक्सेस दें, टैक्स भी ज्यादा हो। ये नहीं हो सकता कि जी आप कि आप टैक्स नॉर्मल दें और प्रॉफिट एक्सेस कमाएं। तो इस तरह से ये फिर उसे इमरजेंसी में जंग के टाइम पे ये ऑर्डिनेंस लेके आए, उनसे ज्यादा प्रॉफिट और उसके ज्यादा प्रॉफिट्स पे टैक्स ज्यादा लेने के लिए। इसी तरह से ये 1943 का कायदे-ए-आज़म का एक टैक्स रिकॉर्ड हमें मिलता है, इस रिकॉर्ड में आप देख सकते हो। फिर ये जो इसी तरह उनकी जो अपील है जो हमने पीछे डिस्कस किया, फिर आगे जाके उन्होंने फिर अपील फाइल की, फिर अपील के ऑर्डर्स हो गए, और ऑर्डर में जो अपील अथॉरिटी थी, तो उस टाइम भी ऐसी अपील अथॉरिटी होती थी, उसने उसने पीछे वाले ऑफिसर के ऑर्डर खत्म किए, कैंसिल किए। उसने कहा कि मिस्टर जिन्ना एक बहुत अच्छे और मोअज़्ज़िज़ इंसान हैं, आपने टैक्स गलत लगाया है, ठीक है, आपने टैक्स गलत लगाया है। जो उन्होंने रिटर्न लेट फाइल की है, तो वो जो है वो क्योंकि वो दिल्ली में रहते थे, और ये बम्बे का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बार बार उन्हें नोटिस भेज रहा था और कह रहा था फिजिकल आके प्रेजेंट हो। तो कायदे ने लेटर भी लिखे बार बार कि मैं फिजिकल नहीं आ सकता, जब मैं आऊंगा तब मुझे अपॉइंटमेंट दे दें, अभी मैं दिल्ली में हूँ, और मैं जो पार्लियामेंट के इजलासों में शिरकत कर रहा हूँ। तो लेकिन वो जिद थे, नहीं आप आए। तो फिर अपील हुई, और सारा उन्होंने फिर कहा, क्लीन दिया। उन्होंने कहा बल्कि इन्हें इनकी अमाउंट भी रिफंड करें, और इनका जो टैक्स है जो पेनल्टी लगाई है लेट रिटर्न फाइलिंग पे वो भी खत्म, और जो है सिर्फ टैक्स भी थोड़ा पे करें, और उल्टा डिपार्टमेंट इनके पैसे वापस करे। तो ये बड़ा बड़ा उन्होंने ऑनर किया कायदे आज़म को, और सारा, और ये इसमें लिखा हुआ है इस फैसले के अंदर, आप इसे पढ़ना चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। तो टैक्स इस तरह उनका जो है वापस हुआ। और फिर उसके बाद फिर वकील ने वो जो पीछे लेटर, तो इस तरह से जो है वो ये भी एक कायदे आज़म को लेटर गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है। तो ये जब आप पढ़ोगे लेटर तो फिर आप देख लेना, इसे पढ़ लेना, समझ आएगा। यही कॉन्सेप्ट इसके पीछे यही था कि जो अपील चल रही थी। तो ये भी है, एक और लेटर है तो 1944 में। अच्छा, अब आते हैं जो मैंने आपको फोकस किया था कि जी कॉफी पे एक्साइज ड्यूटी एक्ट आ रहा है, शुगर पे एक्साइज ड्यूटी एक्ट आ रहा है, सिल्वर पे एक्साइज ड्यूटी एक्ट आ रहा है, उसके बाद और भी चीजों पे जो है वो एक्साइज ड्यूटी एक्ट आ रहा है। तो अब जब 1944 का जमाना आया, इन्होंने कहा कि अब हमारा यही काम रह गया है कि जो हर आइटम है हम उस पे जिस पे एक्साइज ड्यूटी लगानी है उस पे नया कानून ले आए। तो ये तो अगर 100 चीजों पे एक्साइज ड्यूटी लगानी है, तो हमें फिर 100 चीजों पे कानून लाना पड़ेगा, 100 चीजों पे जो है वो हमें ला लेके आना पड़ेगा। तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा हमारे लिए। हम जो है वो ये तो हम कैसे मैनेज करेंगे इस चीज को। तो उन्होंने कहा यार जितने सारे पीछे वाले अलग अलग से हर हर आइटम के ला थे, सिल्वर वाला, शुगर वाला, कॉफी वाला, तो इसे खत्म करो, इस चीज से जान छुड़वाओ। आप ऐसे करो, एक ही ला लेके आओ, उसे नाम दो सेंट्रल एक्साइजेस। और साल टैक्स का जो अलग कानून था उसे भी खत्म करो, बल्कि इकट्ठा कर दो, दिस सेंट्रल एक्साइजेस एंड एक्साइज एक्ट 1944। इसमें क्या होगा कि जिस चीज पे भी आपने एक्साइज ड्यूटी लगानी है कोई मसला नहीं है, लगाओ, लेकिन जो स्केड्यूल होगा लास्ट में, स्केड्यूल में आप डाल दो उस आइटम का नाम, जैसे शुगर है, कॉफी है, ठीक है, सिल्वर है, कुछ भी है। जैसे पीछे टायरों पे भी एक्साइज ड्यूटी थी, उन्होंने कहा कि आप ये काम करने के बजाय तो आप उसके अंदर जो है ना, इस स्केड्यूल के अंदर जो है वो आप ये चीज डाल दो, और जिस भी आइटम को लगाना है, ताकि इस चीज से हम बच जाएंगे कि हर आइटम के लिए हर नया कानून लेके आए। तो इस तरह फिर एक पिछले सारे कवानीन खत्म करके ये नया ला लाया गया, और फिर इसके स्केड्यूल में ये चीजें डलना शुरू हुई। तो और आज भी देखो आपके स्केड्यूल में चीजें ही होती हैं सारी। तो एक कंसोलिडेटेड इकट्ठा ला लाया गया। उसके बाद 1945 में जो है वो बरतानिया जो है जंग जीत गया, अमेरिका बरतानिया, तो आपको पता है। तो फिर यहाँ पे जो है इन्होंने तो बहुत सारे जो जंग जीतने पे एजाजात और गिफ्ट जो है वो नवाजे गए।
ठीक है, मेडल्स नवाजे गए। अब होता ये था कि उन पे भी टैक्स था, जैसे आज भी ऑनर्स पे मेडल्स पे आपको पता है जो मिलते हैं सदर की तरफ से, उन पे टैक्स है। तो अब जो अब हो, अगर फॉर एग्जांपल जंग जब जीती और उस पे जो है बहुत सारे लोगों को इनाम इकराम मिले, तो उन पे भी टैक्स होना था। तो कानून के मुताबिक तो यहाँ पे फिर एक नया कानून लाया गया कि आपके जो भी इनाम और इकराम मिलेगा, जो जंग जीतने पे जिन लोगों को भी सरकार देगी, जो भी वार ग्रेटिट्यूड्स होंगे, तो उन पे टैक्स एग्जेम्प्ट होगा, उन पे इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बल्कि खुशी में जो है वो टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। तो इस वजह से फिर ये वार ग्रेटिट्यूड इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ऑर्डिनेंस 1945 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जानिब से लाया गया, ताकि किसी को भी वार के ऊपर जीतने पे कुछ भी इनाम इकराम मिलता है, ताकि उस पर टैक्स इम्पोज ना हो जाए, टैक्स उस पर लगे, टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाए। ये कानून लाया गया। तो अच्छा, उसके बाद 1946 में जो है वो शुगर के ऊपर एक टेम्परेरी एक्साइज ड्यूटी ऑर्डिनेंस 1946 लाया गया, ताकि जो है वो शुगर, क्योंकि जंग हो गई थी और हुकूमत के पास, जंग तो इन्होंने जीत ली लेकिन इतना नुकसान हुआ माली तौर पे हुकूमत को। हिंदुस्तान तकसीम करने में एक वजह ये भी थी कि ये इतनी बड़ी सल्तनत को पैसे देने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, ये जान छुड़वाना चाहते थे। बहुत इनका एक्सपेंस आ रहा था आर्मी पे, दूसरी चीजों पे कंट्रोल करने पे हिंदुस्तान को। तो जो है वो इन्होंने इतनी जो है वो इतने इन्हें पैसे चाहिए थे, तो इन्होंने सोचा कि अब जो है वो ऐसे करो कि टेम्परेरी एक्साइज ड्यूटी लगा दो शुगर के ऊपर, ताकि यहाँ से एक बड़ा रेवेन्यू हमें आए और ताकि हम जंग के खर्चे पूरे करें। तो फिर ये 1946 में लगाई गई। आपको पता है 1945 में दूसरी आलमी जंग जो है वो खत्म हुई थी। तो जैसे आप नीचे पढ़ सकते हो, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो ट्रेनिंग सेंटर इसका नहीं था, तो पहला ट्रेनिंग सेंटर जो है वो एस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में। और फिर जो है वो बम्बे में जो नए इनकम टैक्स ऑफिसर भर्ती हुए, तो फिर उन्हें ट्रेनिंग के लिए कलकत्ता भेजा गया। तो इसी तरह से जो है वो 1947 की अगर बात करें, तो पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, तो द शुगर टेम्परेरी एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1947 लाया गया, कि ये शुगर के ऊपर जो टेम्परेरी एक्साइज ड्यूटी है वो इम्पोज की गई। ठीक है, तो सॉरी, जो अभी पीछे 1946 में भी इम्पोज की थी, तो 46 में वो पूरी तरह रिकवर नहीं हो सकी थी। वो ऑर्डिनेंस आपको पता है 1 साल के लिए था, तो अगले साल ऑर्डिनेंस एक्सपायर हो रहा था। तो इसलिए फिर 46 के बाद फिर, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए थे उसी चीज को कंटिन्यू करने के लिए, फिर 47 में ये फिर ऑर्डिनेंस ले आए, वही सेम वाला ऑर्डिनेंस जो 46 में लेके आए थे, ताकि शुगर के ऊपर हमें एक्साइज ड्यूटी मिलती रहे। आगे अगर चले, तो आगे जो है वो फिर 1947 में अगर बात करें, तो बिजनेस प्रॉफिट टैक्स एक्ट 1947 आया। ठीक है, तो बिजनेसेस जो है उनके उनके जो प्रॉफिट्स हैं, उनके ऊपर एक अलहदा से जो है वो एक कानून लाया गया, कि जो बहुत बड़े बिजनेसेस हैं उन पे जो है वो अलहदा से जो है वो उनकी टैक्सेशन की जाए, उन पे जो है वो हैवी किस्म का जो है वो ज्यादा टैक्स लिया जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इट एम टू ब्रॉडन द टैक्स बेस को ब्रॉड करना एम था। तो इस वजह से ये अलहदा से जो है वो एक अलहदा सेपरेट लॉ लाया गया, ताकि बिजनेसेस जो है उन उन्हें उन्हें वो लॉ डील करे, उन पे हैवी किस्म का इनकम टैक्स लिया जाए। तो इस तरह से जो है वो ये ऑर्डिनेंस पाकिस्तान बनने से पहले अप्रैल में आया। और इसी तरह जो है वो फिर अप्रैल में ही एक और इन्वेस्टिगेशन कमीशन बना, इसका नाम था द टैक्सेशन ऑन इनकम इन्वेस्टिगेशन कमीशन। ठीक है, ये 1947 में बनाया गया है कि ये कमीशन जो है वो इंक्वायरी करे इंडिया में टैक्सेशन के हवाले से, यहाँ पे कैसा टैक्स सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, किन एरियाज में इंप्रूव होने की जरूरत है, क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या चीजें हैं। जैसे हमने देखा, पहला 1925 में उन्होंने सर्वे किया, उसके बाद फिर 1926, उसके बाद 1900 आई थिंक 28 में या 36 में आयर आयर कमेटी बनी, और फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। तो ये हर टाइम टू टाइम ये करते रहते थे, अब तो यहाँ कुछ नहीं होता है, तब भी ऐसे करते रहते थे। तो 1947 में फिर इन्होंने कहा कि अब एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनना चाहिए इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन का, कि इनकम टैक्स जो हम इम्पोज कर रहे हैं उसका तरीकाकार सही है या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कि रेवेन्यू कैसे बढ़ सकता है, लोगों का किस में बेनिफिट हो। तो पूरी वो कमीशन जो है हर मामलात को हर एस्पेक्ट और एंगल से, हर वे से जो है वो हर एरिया से एनालाइज करे और हमें फिर बताए।
तो फिर ये जो है वो ये कमीशन बनाया गया और इसने फिर जो है वो ये सारा काम किया। और ये बाद में इसका मैं बताता चलूँ, ये इंडिया में ये काम कंटिन्यू रहा, उनके उनके जो लोग थे उन्होंने ये किया, इसी यही जो कमीशन बना था। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान ने भी काम किया, और 58-59 में जाके इस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हुई। इसी तरह 58 में इंडिया में जो रिपोर्ट दी गई वो इंडिया में इम्प्लीमेंट हुई। तो ये कमीशन जो है बन गया, और इसने आगे फिर काम किया टैक्स पे। तो ऐसे नहीं, जो चीजें पहले से ही बहुत एडवांस थी, आप देखो, अब आप पढ़ के पता चलता है कि कितना एडवांस सिस्टम था। हम सोचते हैं कि शायद इन्होंने ही बनाया है, एफबीआर ने, हुकूमत ने। तो 1947 में प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे जो है वो हुआ ये था कि 1946 में जो है वो इस बात पे जो अंग्रेजों ने जो है कायल किया मुस्लिम लीग और कांग्रेस को कि आप ऐसे आप इंटरम जो है गवर्नमेंट बना लो, और फिर आप इकट्ठी हुकूमत बना लो। तो फिर जो है वो, ताकि जो है वो क्या उसका नाम है, आप मिल के चलो, मामलात को जो है तरीके से जो है वो हल करे किए जाएं, और आप जो है इंटरम गवर्नमेंट बना लो। तो मुस्लिम लीग ने ये तजवीज बना मान ली, और फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग की इकट्ठी हुकूमत बनी 46 में। ठीक है, 46 के बाद, 46 में, और उसके बाद हुआ ये कि 46 जो है वो उन्होंने कहा कि जो है वो आप ऐसे करो कि हिंदुस्तान ने ये कहा, नेहरू ने और गांधी ने, कि हम कायदे आज़म को जो है वो पहला वजीर आज़म बनाते हैं मुश्तरका हिंदुस्तान को। तो कायदे आज़म ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं वजीर आज़म बनना नहीं चाहता, मुझे अपने कौम के लिए अलहदा मुल्क चाहिए। तो वो नहीं माने। तो फिर ये जो है वजीर आज़म जो है वो जवाहरलाल नेहरू बन गया। तो फिर जो दूसरी अहम पोस्ट होती है, आपको पता है, वजीर खजाना की, तो वो फिर जो इन्होंने लियाकत अली खान को दी। अब इनके जहन में ये था कि लियाकत अली खान को हम वजीर खजाना बना देते हैं, इतना बड़ा एरिया है, और ये जो है वो संभाल नहीं पाएंगे जो है वजारत को, और जो है वो ये मुस्लिम लीग बदनाम हो जाएगी, और इसके बाद जो है वो पूरे लोग जो है वो इन्हें जो है वो बुरा भला कहेंगे। और आपको पता है मेन होती ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, पूरे मुल्क की जो है वो इकोनॉमिक की जो कंडीशन है उस उनके डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं करने होते हैं। तो इस वजह से उन्होंने जो है वो उसमें आके, मतलब जेलेसी में आके, मुस्लिम लीग को वो वजारत दी कि ताकि खुद ही फेल हो जाएंगे, इन्हें इतना मुश्किल काम दे दो। ठीक है, किसी को फेल करना हो उसका ये भी तरीका होता है, उसे मुश्किल तरीन काम दे दो। तो फिर जनाब साहब वो मुश्किल तरीन काम जो है उन्हें दे दिया गया। और फिर क्या होना था आगे? तो आगे यही हुआ कि जो है वो अ, फिर उसके बाद बेतहाशा वर्किंग की लियाकत अली खान ने, बहुत काम किया लियाकत अली खान ने। और उन्होंने उन्होंने ऐसा, अब आ गया, क्योंकि बजट जो टैक्स ईयर है वो 1 अप्रैल से हमेशा स्टार्ट होता था। और आपको पता है जो मार्च का महीना होता था बजट पेश करने के लिए, या फरवरी के लास्ट में, तो लियाकत अली खान ने बड़ी मेहनत की और इतना जबरदस्त बजट बनाया कि आज भी जब बजट आता है तो लियाकत अली खान का बजट हमेशा नंबर 1 पे होता है। और वो कहते हैं कि वही बजट हमेशा नंबर 1 पे है। और उस बजट को पुअर मैन बजट कहा जाता है आज भी, क्योंकि वो बजट गरीबों के लिए था। तो जब कांग्रेस ने ये चाल चली तो लियाकत अली खान ने इतना अच्छा बजट बनाया कि तमाम जो अमीर थे, हिंदुस्तान के अमीर तबके को रगड़ दिया, और जो गरीब तरीन तबका था उसे जो है वो टैक्स रिलीफ दे दिया। और इतना टैक्स रिलीफ दिया, जैसे इतना रिलीफ दिया कि वो जो है वो कांग्रेस और अमीर लोग सर पकड़ के बैठ गए, और गरीब इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, उसकी जिंदगी आसान हो गई। तो उस वो एक हिस्टोरिक बजट था, आज भी उस बजट से कोई कंपैरिजन नहीं बनता किसी भी बजट का। तो वो लियाकत अली खान ने 28 फरवरी 1947 को प्रेजेंट किया, और ये 1947 टैक्स ईयर के लिए था, 47-48 के लिए था। तो फिर अखबारों ने इसे कोट किया, तो इसे पुअर मैन बजट जो है वो करार दिया। जैसे उस टाइम की अगर डान अखबार को देखें, वो ये कहती है, ये डान अखबार 1940 में बनी थी, वो ये कहती है द मुस्लिम लीग फाइनेंस मेंबर, उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर को फाइनेंस मेंबर कहते थे, ऑफ इंडिया इंटरिम गवर्नमेंट मेड हिज हिस्ट्री ऑन फ्राइडे। ये डान के उस टाइम के लफज हैं, व्हेन ही वाइल प्रेजेंटिंग हिज बजट प्रपोजल 1947-48 इन द सेंट्रल असेंबली अनाउंस द अबोलिशन ऑफ एज ओल्ड साल टैक्स। तो लियाकत अली खान ने जो सबसे बड़ा काम किया है इस बजट को बनाने में, उन्होंने साल टैक्स को उखाड़ के फेंक दिया। जो 1880 से जो जुल्म एक हो रहा था, जो इतना बुरा हो चुका था, एक टैक्स और ये एक जुल्म था, तो जो है वो उस जुल्म को लियाकत अली खान ने खत्म किया, साल टैक्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो इसलिए इसके बाद जो है वो, विच कांग्रेस अंडर द लीडरशिप मिस्टर गांधी लेड द फेमस बट इंस्ट्रक्टर्स। तो गांधी ने, क्योंकि 17 साल पहले इसी साल टैक्स के ऊपर एक मार्च आंटी किया तुम्हारा था। क्यों मुंह बना हुआ है? क्या हुआ है? ड्रामे? भाई ये नॉन सीरियस ही जो है वो है हमारे लोगों में।
तो उसके बाद जो है वो जो डंडा पकड़ के ना गांधी ने जो है वो कई मीलों तक 17 साल पहले एहतजाज किया था साल टैक्स के ऊपर। ठीक है, उसे डंडी मार्च कहते हैं। तो ताकि साल टैक्स, वो कहते थे नमक के ऊपर टैक्स ले रही है हुकूमत, फिर भी हुकूमत ने खत्म नहीं किया था, तो लियाकत अली खान ने आके फिर साल टैक्स को उठा फेंका बाहर। तो उसके बाद साल टैक्स हमेशा के लिए खत्म हो गया, उन्होंने काले पानी में से फेंक दिया साल टैक्स को। और फिर और फाइनेंस मेंबर ने जो है वो हिस्ट्री जो है वो की, आप इस खबर को पूरे खुद पढ़ लीजिएगा, 105 मिनट की उन्होंने स्पीच की असेंबली में। तो इसी तरह से एक और अखबार है डान के अलावा, तो उसे अगर देखें तो ये उसका आप देख सकते हो आप व्यू। तो वो ये उसकी बड़ी हेडलाइन यही है कि साल टैक्स अबोलिश्ड, साल टैक्स खत्म कर दिया गया। ठीक है। और जो न्यू लीवी ऑन एक्सेस प्रॉफिट, जो एक्सेस प्रॉफिट्स हैं, यानी जिसका प्रॉफिट ज्यादा है उस पे और टैक्स लगा दिया गया, उस पे और लीवी ड्यूटी लगा दी गई है। ठीक है। मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट फॉर इनकम टैक्स रेज टू 2500, एग्जाम्पशन जो है वो इनकम टैक्स में रिलीफ दिया गया, 2500 तक जो है वो बढ़ा दिया गया। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ये बहुत प्यारा बजट जो है पहले जो है लियाकत अली खान ने प्रेजेंट किया। और ये आज तक हिस्टोरिक बजट है, और इसे पुअर मैन बजट कहते हैं। यहाँ पे लिखा होगा, ये देखा वो लिखा हुआ है उस जमाने के अखबार में, इट इज अ एन पुअर मैन बजट। 1947 आ गया, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। तो ये लियाकत अली खान की ऑफिशियल स्पीच है पूरी की पूरी। तो ये हमें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से हासिल की है। अगर आप स्पीच को इसे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, वरना आप अखबार में जो पढ़ लिया ये एनफ है आपके लिए। तो ये था पूरे का पूरा वो पीरियड 1947 वाला। किस तरह से जो है वो 1947 तक जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले तक जो है वो किस तरह जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट की हिस्ट्री रही, सीबीआर की हिस्ट्री रही, किस तरह से जो है वो सीबीआर काम कर रहा था, किस तरह से जो है वो चीज़ें आई सामने। और किस तरह चीज़ों में टैक्सेशन में एवोल्यूशन होती रही। तो ये सारा वो सारी वो स्टोरी थी, और मैंने एक आसान जुबान में कोशिश की कि आपको ये बता पाऊँ कि किस तरह से ये सारा जो है वो सिलसिला जो है सर अंजाम हुआ। तो यहाँ पे जो है वो अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई कोई। तो जो बंदा इस बुक को लेके जाएगा, मतलब जो प्रेजेंट करेगा इंटरव्यू में, तो उसे जो है वो इसके हर हर चीज़ का पता होना चाहिए कि वो क्या है, किस तरह से है। कोई वो बुक का पेज पलटे तो उसे उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे 47 से और देखता हूँ नीचे। तो ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक काम है, तो ये जो है वो फर्स्ट टाइम हुआ है, और हिस्ट्री में भी ये मौका आएगा इंशाल्लाह, तो ये प्रिजर्व रहेगा। तो इस तरह से ये लियाकत अली खान की बजट स्पीच है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस हो जाती है, तो फिर एक दूसरी स्टोरी शुरू होती है। तो वो नेक्स्ट सेशन जो है हम अगले पार्ट में कवर करेंगे कि पाकिस्तान बनने के बाद डिपार्टमेंट ने कौन सा अपनी ज़िंदगी का सफ़र इख्तियार किया और किस तरफ मूव हुआ, क्या क्या चीज़ें चेंज होती रही। तो वो अगला जो हिस्सा है वो हम अगले इसकी ज़िंदगी का, तो हम आगे अगले वाले सेशन में करेंगे। तो इसे यहाँ पे एंड करते हैं। यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे आस्क कर सकता है। सर ये 1927 में काइंडली आए, ये जो इंडियन इनकम टैक्स 1922 अमेंडमेंट एक्ट है सर। 1927 को हम रिप्लेस करेंगे, ये सही नहीं है। मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसका कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। उसमें जो डॉक्यूमेंट लगा हुआ है ना सर, उसको अगर इलेबोरेट कर दें या उसको चेंज कर देंगे आप। नहीं, 27 तो चेंज करना है। चलिए। वो तो आरजी लगाया था ना। 1927 जो है वो, क्योंकि वो अमेंडमेंट एक्ट है, और अमेंडमेंट एक्ट तो हर साल आता है, तो अमेंडमेंट एक्ट का कोई तुक नहीं बनता यहाँ पे।
तो हम इसे चेंज करेंगे। यहाँ पे अल्लामा इकबाल का शायद कोई डाटा हो 1927 का, वो देख लेंगे। बजट के ऊपर स्पीच थी शायद उनकी, तो वो नहीं लगा सके हम, तो इस तरह से। तो हाँ, पंजाब असेंबली का कोई बजट था, उसकी उनकी स्पीच है, तो वो यहाँ पे पेश करनी पड़ेगी, उसे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये हम हटाएंगे। तो इस तरह से ये है। इसके अलावा कोई अगर चीज़ आपको समझ ना आई हो, मैंने कोशिश की है कि हर तरफ से बैकग्राउंड बताऊं। इसके पीछे आप सोच सकते हो कितने कितनी मेरी स्टडी होगी और किन किन एरियाज को मैंने परखने की कोशिश की है। तो इस बुक का जो फाइनल वर्जन है वो मैं रिप्रोड्यूस करूंगा दिसंबर तक, और उसमें फिर मैं टेक्स्ट की फॉर्म में ये सारी बातें लिखूंगा, तो ताकि ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। बहुत और काम करना पड़ेगा इस पे जी। सर जब अब हम लेके जाएंगे इंटरव्यू में, तो हाँ, इसका जो ये ड्राफ्ट बना हुआ है, इसको अभी मजीद चेंज करना है सर? ये करेंगे तो हम इसको? ये तो फाइनली ड्राफ्ट है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट लेवल का काम है। मैं तो काम करूंगा इस पे रिसर्च लेवल का। आपके लिए यही है कि आपके पास यही राइट्स है कि आप इंटरव्यू में जाके इसे प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपके पास राइट है, लेकिन ये जो नेक्स्ट इसका मैं करूंगा, जो फाइनलाइज वर्जन है टेक्स्ट की फॉर्म में, वो बहुत मोटी सारी किताब होगी और उसमें कई महीने लगेंगे। तो वो तो रिसर्च लेवल की होगी ना, मेरी पीएचडी के मैं उसे बनाऊं का हिस्सा बनाऊंगा। तो ये तो आपके लिए इंटरव्यू लेवल का काम है, इसे डिफेंड कर लो। ये इटसेल्फ एक बड़ा काम है कि ये काम किसी ने नहीं किया। इसे डिफेंड कर लो आप। तो आप देखो, आप सोचो, आप सकते में डाल दोगे उसे। जो बंदा इस बुक को ले जाए, और जिस तरीके से मैं आपको इतनी आसान जुबान में बता रहा हूँ, आप इसे डिफेंड कर लो, वो सकते में आ जाएगा सुन के कि यार ये बंदे ने 100 साल पे किताब लिख दी और 100 साल के दिन पे पब्लिश कर दी, जिस दिन इसे 100 साल हुए थे। तो ये काम 1500 बच्चा जाए, जितना भी खूबसूरत बच्चा चला जाए, जितना भी जीनियस इंटेलिजेंट चला जाए, लेकिन इस लेवल का कोई भी नहीं कर सकेगा। सर इसका ड्राफ्ट मैंने 1947 तक बना के आपको भेजा हुआ है सर। देखें सर काइंडली, उसमें जब टाइम मिले आपको ना, आज कल में, तो इसी को हम प्रिपेयर कर लेंगे। मैंने इसको मजीद शार्ट किया हुआ है ना, ताकि वो पॉइंट्स हमारे जहन में हो सर। ईयर वाइज मैंने बनाया है सर। चलो, आप इसमें और चीजें देखें अगर कोई हैं, तो वो तो मसला नहीं है, वो तो आपने अपने पॉइंट्स बनाए हैं, तो वो सही है। तो इसमें इसे कोई रिप्लेस भी करना है, तो आपने जो प्रिंट करवाना है एडिशन, तो आपको मैं पीपीटी दे दूंगा, तो इसमें रिप्लेस हो जाएगा। अगर वो बहुत अच्छा है तो इट इज गुड, अगर आपने बनाया है तो हम उसे रिप्लेस कर देंगे उस नहीं पेज नहीं को। सर, तो नहीं। नहीं वो तो शॉर्ट है, वो तो मैंने एज ए नोट्स बनाए हैं, जैसे बुलेट्स वगैरह होती हैं, ताकि वो कुछ पूछे तो हमें इसका ना हो पता हो ना। तो इस वजह से कह रहा हूँ सर। मैं अजान के बाद फिर बात करता हूँ, अभी 2-4 मिनट में। जी सर। तो अगर और कोई चीज आपने पूछनी है इस सारे कंटेंट में, तो आप पूछ सकते हो। देख लो, मैं बार बार ये बात कहूंगा, मेरा हर एस्पेक्ट और एंगल मेरा बताना फर्ज है। बार बार यही बात कहूंगा कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को डिफेंड कर पाओ उसी ताकत और हिम्मत और अहमियत के साथ जिसकी जरूरत है, तो फिर तो आप इसे लेके जाओ। वरना 1500 में से 300-500 ने तो वैसे ही होना है, कोई तैयारी करे ना करे, वो उसने वैसे होना ही होना है, क्योंकि होना ही 3 ने है। जैसे सिक्का उछालो तो एक साइड तो आनी होती है ना। तो इसलिए जो है वो होना तो है ही 500 बंदों ने, वो कोई पढ़े या ना पढ़े। वो कल को ये कहे मैंने पढ़ा नहीं था, भाई होना ही था उसने। तो इस वजह से जो है वो, अगर ये ये बार बार मेरा हक साइड बताना फर्ज है। तो इसलिए जो है जिस तरह मैं बता रहा हूँ इसी तरह ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगर आप मुझे ये कहो ना कि ये कैसे करेंगे हम, ये देखो यहाँ पे तहरीर है सारी, यही कहानी है। अब ये तहरीर है, अब ये क्या, ये बच्चे को भी समझ आती है ये क्या लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। यही उन्हें उन्हें भी नहीं पता होगी, आपने यही बतानी है। अब यहाँ पे भी ये चीज क्लियर आई थे, इसे मैंने बता दिया, इसे जरूरत नहीं है पढ़ने की, लेकिन मैं बता दिया जितनी मैंने आसानी के साथ ये कहानी बताई कि क्या हिस्ट्री थी पीछे, क्या वजह थी असल में पीछे क्या हुआ। तो वो मैंने बता दिया। एक दो दफा आप बुक पढ़ लो, आपको सारी कहानी वैसे समझा देगी। ये कानून जो मैंने बता दिए कि किस लिए वो कानून आए। और जैसे ये पूछा जाएगा आपसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस किस लिए है, अब ये थोड़ी ना पूछा जाएगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस किस लिए, किस अंदर क्या है, उसमें किस तरह से है। भाई सिंपल बताओ, आपने बताना है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या है, बस।
जो हिस्ट्री की जब अगर बात करते हैं हम, तो इसलिए जो है वो ये मैंने ये रिपोर्ट का बताया है सारा, तो ये सारी की सारी। तो इस तरह से जो है वो अगर इतना मसला नहीं है, कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ ये अल्लामा इकबाल वाली स्पीच पे थोड़ा सा जरा दिमाग लड़ाना पड़ेगा, उर्दू तर्जमा जरा पढ़ना पड़ेगा, उर्दू भी वो सारी गहरी लिखी हुई है, तो इजीली आप जो है वो इसे कर पाओगे। तो आप, हाँ, अब कोई क्वेश्चन है फर्दर तो आप मुझे सर बताओ। हाँ सर ये जो अल्लामा इकबाल की स्पीच है, तो इसको pdf.ai में डाल के इसका समरी निकल आए कोई? हाँ, समरी निकल आएगी इसकी, आप स्पीच को pdf.ai में डालो, समरी निकल आएगी। उसमें मैंने किया था सर, लेकिन वो अ, उसकी एक ही थी, वो ट्रायल बेस पे जो देते हैं वो। हाँ तो वो वो ये, भी वो हुआ नहीं था मुझसे, मैंने किया था उसको, पेस्ट किया था उसमें, लेकिन वो बाद में वो हुआ नहीं, पता नहीं वो वेस्ट हो गया या क्या हुआ ना। pdf.ai एक ही जो है वो, एक ही जो है वो देती है ट्रायल। और उसके 6,000 सब्सक्रिप्शन है महीने की, तो मैंने भी इस बुक के लिए 6,000 रुपये किए हैं। तो अभी तक मुझे किसी स्टूडेंट ने भी नहीं दिए वो 6,000 रुपये वापस। तो वो 6,000 रुपये जो है वो उसके अंदर 100 आप पीडीएफ अपलोड करते हो। तो वो जो है वो 6,000 रुपये आप पे करके चारों लोग मिल के वो सब्सक्रिप्शन आप लो। और उसके बाद फिर आप करना चाहते हो तो फिर आप और जितने भी नोट्स हैं इंटरव्यू तक जो भी चीजें हैं उसमें डालते आओ। आपको पॉइंट्स में समरी देता रहेगा। ये बुक लिखने में भी जो बड़ा किरदार है वो pdf.ai ने अदा किया है। अब pdf.ai ना होती तो मैं तो कभी भी ना लिख सकता। अब जैसे ये था, अब उसके पीछे स्मार्ट, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ स्मार्ट वर्क करना चाहिए। अब जैसे ये ला था ये वाला, अब ये जो जैसे मैं, अब लिंक नहीं है यहाँ पे, अगर लिंक है जैसे, जैसे ये ऑर्डिनेंस है, अगर हम इसे खोलते हैं, ये ऑर्डिनेंस खुल गया पूरा। अब ये शो पूरा नहीं हो रहा सर। होगा शो, जैसे ये ऑर्डिनेंस खुल गया पूरा ये वाला। एक मिनट मैं दोबारा दिखाता हूँ। अब जैसे ये ऑर्डिनेंस है, ठीक है, अब ये ऑर्डिनेंस, अब मैं यहाँ पूरा पढ़ता उसे, फिर पैराग्राफ लिखता, फिर इंग्लिश भी अच्छी होती और फिर समराइज होता, अट्रैक्टिव भी होती, इतना काम। और इसमें इंट्रो भी होता। तो 1929 का है। तो मैंने क्या काम किया, जब कोई भी बंदा साथ देने को तैयार नहीं था और ना ही हो सकता था आप सब लोगों से भी, आपके सामने है सारी कहानी। तो फिर मैंने जो है वो अल्टीमेटली मैंने कहा यार 4 दिन रह गए हैं, तो ये 4 दिन में ही ड्राफ्ट की है हमने कि pdf.ai तो है। तो pdf.ai में मैंने ओरिजिनल ला स्कैन जो है उसमें कॉपी फेंकी उसकी, ऐसे जैसे ये ला है इसमें फेंकी कॉपी, और ये 900 का है। मैंने उससे कहा कि भाई तू तू ही मेरा जो है वो साथ दे सकता है, खुदा के बाद ये ना स्टूडेंट दे सकते हैं ना बाकी जो है ओरिजिनल ऑथर्स। तो फिर उसने जो है, आपको सर किसने बताया था ये pdf.ai का, हाँ, आपको तो ये सॉफ्टवेयर? बस अब जो है वो एक और सॉफ्टवेयर भी था उसमें, आप लिखोगे मुझे इनकम टैक्स की स्लाइड चाहिए। ये जो मेरा 200-250 साल पे इनकम टैक्स की हिस्ट्री पे 400-500 साल पे लेक्चर था, मैंने उसका स्लाइड चाहिए, उसे 400 साल की 500 की स्लाइड बना के दे दी। अब ये तो वो टूल्स है ना, वो तो ये तो कुछ भी नहीं है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। तो इसलिए यही तो मेरा शिकवा है इन आथर से कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट है। अब जो उसके जो ओरिजिनल आथर हैं उनका उनका तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। जो जिन्होंने लिखी है मिस शाइस्ता और मिस्टर इमरान ने, वो आज आज 1.5 महीने बाद, पब्लिश होने के 1.5 महीने बाद मेरे साथ इसलिए ऑन बोर्ड हैं कि हमें इस बुक को बताएं कि कैसे करना है, क्या करना है, जबकि बुक उन्होंने पब्लिश कर दी है। तो मुझे बताओ, मैं मेरे पास कौन सी फोरम है कि मैं जाके आपकी कंप्लेन करूं दोनों की। तो जब मैं तो कहता हूँ कि जिस दिन आप दोनों पास हो आप लोग, तो मैं जो इस्लामाबाद में आपकी ज्वाइनिंग वहां पे रुकवा दूंगा, तब फिर मैं वहां पे उस ऑफिस में जाके बैठूंगा। तो मैं वैसे जाऊंगा और मेरा दोस्त है उस ऑफिस में, तो ज्वाइनिंग, तो फिर मैं उस टाइम सारा हिसाब किताब चुकता करूंगा आपके साथ। तो इसलिए जो है वो पहले आप सारी स्किल सीख के आओगे तो फिर ही आपको ज्वाइनिंग जो है वो देनी पड़ेगी। तो मैंने अपने ऑफिस में भी कहा है कि किसी बच्चे को हमने आईजीपी अलाउंस नहीं लगाना अनटिल एंड अनलेस ये सारे टूल्स ना सीख ले, सारे डिजिटल चीजें ना सीख ले। और मैं बोर्ड को भी प्रपोजल भेजूंगा इनका आईजीपी ना लगाया जाए नए इंस्पेक्टर्स का अनटिल एंड अनलेस जो है आईजीपी होता है 10,000 अलाउंस, अनटिल एंड अनलेस ये, और होता है वो कंप्यूटर स्किल पे है, अनटिल एंड अनलेस ये सारे कंप्यूटर के टूल ना सीख ले।
तो मैं मुझे याद आ गया, बल्कि मैं अर्ली ये प्रपोजल भेजूंगा, वरना ये सारे जो है वो चीजें आनी चाहिए, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं। तो ये फिर मैंने pdf.ai लिया, उसके अंदर ये पूरा ला है, पूरा ला मैंने अपलोड किया, उसकी 6,000 की मेंबरशिप ली। तो चलो वो 6,000 ही मुझे वापस मिल जाए, ठीक है। बाकी जो ग्राफिक डिजाइनिंग के पैसे है वो तो मुझे नहीं मिल रहे, ना ड्राफ्टिंग के, प्रिंटिंग के, बाकी सारी कहानी वही दे दो यार, तो वो मुझे मिल सर जाए। मैंने तो आपको ऑफर दिया है, आप जितना पैसे कहेंगे मैं दूंगा। तो इससे बड़ी ऑफर हो मुझे सकती है मुझे सर? मुझे मुझे एक्सपेंसिव दे दो मेरे यार, मेरे एक्सपेंसिव दे दो दे दो, यहाँ पे जो मेरे रिसोर्सेज खर्च हुए हैं, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, वही दे दो। मुझे सब्सक्रिप्शन ही ले देते, यहाँ पे मुझे सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेके दी, यहाँ पे जो है वो जो न्यूज़पेपर था ये वाला, जो इंडिया गजट था, सिविल एंड मिलिट्री गजट था, उसकी सब्सक्रिप्शन भी नहीं ली। इसके पीछे क्या क्या पापड़ बेले हैं इसमें। एक डेटाबेस था, प्रोक्वेस्ट डेटाबेस। अब उस वो प्रोक्वेस्ट डेटाबेस जो है वो रिसर्चर्स के लिए डेटाबेस है। और उसमें उसके अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया के जो न्यूज़पेपर थे वो 1836 से लेकर 2010 के स्कैन थे। अब प्रोकेस्ट डेटाबेस की जो है एक्सेस है, वो अ, वो जो है वो हर एचईसी के पास भी है, लेकिन वो 2 डेटाबेसेस की है, उसमें 6 डेटाबेसेस है। फिर मैंने यूके की यूनिवर्सिटीज में 3 स्टूडेंट से रब्ता किया है कि यार तुम्हारी यूनिवर्सिटी के पास उसकी डेटाबेस की एक्सेस होगी, मुझे वो ले दो। उन्होंने भी देखा, उनके पास भी वो 2-3 से बहुत महंगा, सबसे महंगा डेटाबेस है, 2-3 की जो है वो एक्सेस थी। तो फिर मैंने कहा यार अब क्या करूं, तो ये तो एक्सेस ही, इतना महंगा डेटाबेस है, एक्सेस ही किसी के पास नहीं है, और लेकिन उस डेटाबेस के अंदर 1836 से लेकर 2010 तक टाइम ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर है स्कैन। तो मैं अब क्या करूं, तो फिर मैंने जो है वो सोचा कि फिर मैंने सारा रिसर्च किया कि किस यूनिवर्सिटीज की उसकी एक्सेस है। तो मुझे एचईसी के पास हालत ये है कि एचईसी के पास सिर्फ 2 डेटाबेसेस की एक्सेस है, एचईसी ने जो तमाम लाइव पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज को दी हुई है। फिर दुबई का जो डिपार्टमेंट्स है, हेरिटेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट, उसके पास 6 डेटाबेसेस की एक्सेस थी फुल फ्लेज। तो फिर उसके लिए एमिरेटी आईडी चाहिए थी, मेरा मेरा दोस्त है, उसका भाई है दुबई में, वहाँ का रेजिडेंट है, उसकी एमिरेटी आईडी थी, मैंने वो मंगवाई, वहां से एमिरेटी आईडी ली, और फिर वहां से उसकी फुल फ्लैट डेटाबेस की एक्सेस ली, फिर मैं उन न्यूज़पेपर तक पहुंचा। तो मैंने, ये एक मेरी रिसर्च है, ये तो एक दिन का काम है, इसके इसके अलावा पता नहीं कितने पैरेलल चीजें हैं। इस पे हकीकत में मेरा 10 किलो वजन कम हो गया। और यहाँ पे जो इसके ना इसके ओरिजिनल आथर को कदर है, और ना जो मौजूदा आथर है, जो इमरजेंसी आथर है, ना उन्हें कदर है। तो इसलिए जो है अफसोस ही है मुझे इस प्रोजेक्ट में, और ना ही मैं इस तरह का करूंगा आइंदा जिंदगी में। ये जो है वो, अब यहाँ पे जो सारे बंदे तो बोल देते हैं आप हमारे साथ ऐसे क्यों नहीं कर रहे, मदद क्यों नहीं करवा रहे। अब मिस शाइस्ता रात कहती कि पढ़ाना ही नहीं चाहते मुझे। तो भाई आप अब कैसे 1.5 महीने बाद जो है वो आपको याद आ रहा है पढ़ने के लिए। तो इसलिए जो है मैंने फिर मैं इस पे यकम अप्रैल के बाद टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। और ये एक एक है, फिर मैंने pdf.ai में डाला, और उसके बाद फिर सारा ये जो है वो, अब आपने किया होता फायदा तो आपका था, मेरा थोड़ी ना फायदा, मुझे तो मिल गई चीजें, नॉलेज मुझे मिल गया। मैं तो जिसे बताता हूँ मुझे तो वो बहुत ही रिस्पेक्ट करता है। अभी मैंने चीफ कमिश्नर को बताया, वो इतना खुश हुआ, मतलब बहुत ही ज्यादा। उसने कहा पूरे आरटीओ को कैसे सही करना है, आप स्ट्रेटेजी बना के ले आओ, मैं आपकी स्ट्रेटेजी पे अमल करूंगा। इसी तरह मैंने कमिश्नर को बताया, वो कल उसने मुझे कहा कि मुझे यार हिस्ट्री बना के दो अपील्स की, 1800 से लेकर अब तक के क्या क्या डिपार्टमेंट में आता रहा, और उस पर प्रपोजल भी। तो तो इस तरह से वो तो मेरे ऐसे बन गए हैं जैसे दोस्त हों। मुझे तो फायदा हुआ, लेकिन जिन्हें फायदा होना है, मुझे क्या, मैं तो कभी उनसे बात नहीं करता, पर्सनल बेनिफिट में लेता ही नहीं हूँ। फायदा तो आपको होना चाहिए, तो आपको इस पे काम करना चाहिए। तो जो है वो लेकिन पता नहीं क्यों अब मैं अब बच्चों की तरह तो नहीं करवा सकता आपको। तो इसलिए मेरा शिकवा बिल्कुल जायज है, मैं खुदा की बारगाह में भी कंप्लेन करता रहूंगा। तो और बस, तो यहाँ पे सर ये, जी आज हाँ यहाँ पे जो ये डेटाबेसेस हैं, सोचो एक रिसर्च के लिए मैं किस हद तक गया हूँ। और आपको मैं फिर आप बाकी सारी तो अलहदा बातें हैं ना, वो मैं नहीं रिपीट करना चाहता पुरानी बातें। तो इसलिए जो है वो आप देख लो, मैंने आपको दोबारा रिपीट बता दिया, यहाँ पे अगले बच्चे भी वेट कर रहे हैं मेरा, तो यहाँ पे हम एंड करते हैं सेशन को। तो मैं मजीद इस पे सर कुछ जी नहीं प्रिंटिंग कहना के चाहता। लिए आज बात करनी थी, तो जो पेजेस मिसिंग है उनका जस्ट पूछना था आपसे। पेजेस जो है वो इमरान ने बनाए हुए हैं, कुछ भी पेज मिस नहीं है, कुछ कोई 1-2 पेज अगर खराब है तो उसे रिप्लेस कर दो, ठीक है। पावर पॉइंट के अंदर मुझे दे देना, लास्ट में मैं रिप्लेस कर दूंगा। और इसे सर मिसिंग भी है 2 पेज।
वो बस छोड़ दो उसे, जो मिसिंग है अब उसमें नहीं है डाटा, तो मैं उसमें क्या हो सकता है, बस सही है, उन्हें को नहीं मिल सका उस साल का डाटा बस। सर आप नहीं प्रिंट करवा रहे थे? तो मैं कहाँ से प्रिंट करूंगा, मैं थोड़ी, आप अपना प्रिंट हमने करवाओ, जो दूसरा आथर है वो अपनी कॉपी यही प्रिंट पूछना करवाए। है, हमें खुद करवाना। हाँ, जो अपनी अपनी कॉपी प्रिंट करवाओ, वहां पे 5 आथर्स का नाम लिखने के बजाय अपना नाम लिखो, या पांचों का लिख दो या चारों का लिख दो, और अपनी अपनी कॉपी प्रिंट करवाओ, इंटरव्यू में ले जाओ, सिंपल इज दैट। और डिफेंड कैसे करना है, डिफेंड मैंने बता दिया कि ये ऐसे करना है डिफेंड, ये मैंने बोल दिया डिफेंड कैसे करना है। आप आपको मैंने सिंपल लैंग्वेज में मैंने पढ़ा दिया अभी, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, आप सुन लेना उसे, आपको डिफेंस कैसे करना है जीरो से लेकर लास्ट तक अब करो डिफेंड, इसे जाके बोलो इंटरव्यू में। और आई होप सो के ये बहुत आसान जुबान में मैंने बता दिया है। ये मिस आमना ने जो है वो फर्स्ट टाइम ये सेशन ज्वाइन किया है। मिस आमना, जरा मुझे बताएं कि क्या जो मैंने बताया है, आपको तो कुछ पता ही नहीं, आपने शक्ल भी नहीं देखी इस प्रोजेक्ट की, क्या ये चीजें समझ नहीं आएंगी, आ सकती जिस तरह मैंने बताया है? आप क्या मुझे बताते हो? जरा न्यूट्रल लोगों से राय ले लेते हैं। तो इस तरह से है, लेकिन ये जो है एक इंस्पायरिंग प्रोजेक्ट है, इंस्पायर करने वाला है और हैरान करने वाला है। और pdf.ai की ले लो सब्सक्रिप्शन, अगर लेनी है तो, नहीं लेनी तो फ्री अकाउंट बनाओ जीमेल का, हर 10 बना लो, 20 बना लो फ्री अकाउंट। ठीक है, उन फ्री अकाउंट से वो एक एक दफा अपलोड करते जाओ, फ्री हो जाएगा बस। लेकिन जीमेल अकाउंट भी बार बार, 2 दोस्तों को कह दो, 5 दोस्तों को कह दो मुझे 5 जीमेल बना के दे दो, वो दे देंगे, 5 दफा फ्री हो जाएगा, 10 बना लो। तो इस तरह से। जी सर, मेरा मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ, सर इस बुक के स्टार्ट में कोई इंट्रोडक्शन वगैरह या एक्नॉलेजमेंट वगैरह जैसे हम राइट करते हैं बुक से पहले, वो ऐड नहीं करेंगे आप? होना तो बहुत कुछ चाहिए इसमें ऐड, लेकिन अब हो नहीं सकता। अ, तो मैं तो ऐड सर नहीं करूँ, मैं मैं तो नहीं करूंगा ऐड, सर मैं ये इस जो वजह से कह बंदे रही हूँ ना लिखते हैं कि वो कर अभी देंगे। जिस बुक पे मैं काम कर रही हूँ ना, उसके लिए अभी मैंने एक फाइल आपको बना के सेंड की है ना, तो उसमें इंट्रोडक्शन भी था, एक्नॉलेजमेंट हाँ, भी, और वो सारी चीज़ें होती ऐड है, करके मैंने सेंड की हैं आपको। होती है वो बुक के तो साथ में। जी सर, वो मैंने एक ड्राफ्ट सा बनाया है, मैंने कहा ये क्वेश्चन कर लूँ, हो सकता है अभी वो ना फॉर एक सही हो बन गया हो। एक्नॉलेजमेंट तो हर उसमें बुक में होती है, ऑप्शनल होती है वो, तो इसमें आप जो है, मैं यही जी सर। कहूँगा, इसमें जो यहाँ पे आथर्स है इसके, मैं यही कहूँगा कि इसे करवाओ प्रिंट, और सारी सही है बुक। तो बस इसमें वो कंटेंट पेज जी डालना सर। है तो डाल दो, नहीं तो कोई मसला नहीं है कंटेंट पेज का। अगर नहीं डालना तो इट इज ओके, सही है कंटेंट पेज। और कंटेंट पेज के अलावा जो है वो, ये जो ये बता रहे हैं, क्या इसका नाम है, इमरान के, मैंने उसकी समरी बनाई है, अगर आप वही समरी 3 सफ़ों में बना दो, या 100 पॉइंट्स में बना दो, तो बुक के शुरू में कंटेंट पेज के अलावा बाद आप पॉइंट्स डाल सकते हो कि एक एग्जेक्टिव समरी के नाम से, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स 1920, 1931, 32, 33, 34 ऐसे करके। तो कि हर साल की एक लाइन हो बस मैक्सिमम, ताकि किसी को 100 साल ना पूरे पढ़ने पड़े, वो एक लाइन में ही पढ़ ले कि क्या 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 है बुक के अंदर। जी सर, ये ना एक ये जो बुक है ना, इसका मतलब डाटा वगैरह बहुत बहुत अच्छा है। मैंने अभी इसको पहली बार देखा है, आपने जैसे इसको प्रेजेंट किया है, तो इसका ना एक टेम्पलेट सेट नहीं किया हुआ था। जैसे अभी मैं इंट्रोडक्शन की बात कर रही हूँ, एक्नॉलेजमेंट की बात कर रही हूँ, और इंडेक्स वगैरह, कंटेंट्स वगैरह, उसके बाद ग्लॉसरी और वो रेफरेंसेस वगैरह। वो वो ऐसे तो ये होता सारी चीजें ऐड करके इसको कंप्लीट करना चाहिए मेरे ख्याल में। है, ये मेरा जो ये बुक है एमफिल की थीसिस वाली, इस पे मैंने जो है वो एक्नॉलेजमेंट डाली है अपनी, जो है वो टीचर की मैंने डाली एक्नॉलेजमेंट, स्पेशली जो है वो जिन्होंने ये करवाया था। तो इस तरह मैंने उसमें एक्नॉलेजमेंट होती है हर उसमें, डेडिकेशन भी मैंने डाली है। तो मैंने जो है वो टीचर को अपनी डेडिकेट किया, तो इस तरह डेडिकेट होता है, एक्नॉलेजमेंट भी होती है। तो एक्नॉलेजमेंट में एक्नॉलेज करते हो आप, और इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, इस तरह से ये होता है, इसलिए कि जब ये सॉफ्टवेयर में बने और प्रोफेशनली से बना रहा हो। तो मैंने अपने जब टीचर को दिखाई तो उसने कहा कि आपने पब्लिशर में बनानी थी, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर में, तो आपने वर्ड उस पर पावर पॉइंट पे क्यों बनाई? मैंने कहा सर उसमें टू इधर उधर ग्राफिक्स हिल जाते हैं, सही हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे तो पावर पॉइंट ही आता है, तो मैंने इसलिए उसमें बनाई है। तो फिर वो ये जो कंटेंट पेज है वो उसमें पब्लिशर में बनता है, तो कंटेंट पेज इतना बनाना मुश्किल नहीं है। तो आप कंटेंट पेज इसके आते से और बना सकते हैं, और ये सारी चीजें ऊपर के करने के काम है। तो
वो आई थिंक ये जो है वो, तो ये आपके सामने है, नाम भी बनाना चाहें तो नहीं भी कोई मसला नहीं है ETC। तो इस प्रोजेक्ट को देख लो आप। तो दूसरा सेशन हम जी इसके इसका करेंगे 1947 से लेकर 80 तक या 2000 तक कर लेंगे, और या 90 तक। फिर नेक्स्ट तीसरा सेशन हम करेंगे इसे 24 तक। तो 24 तक करेंगे। और जी सर। जो भी ये इटसेल्फ ही एक बहुत बड़ा काम है, ये इटसेल्फ ही, इसमें कुछ एडिशन करो ना करो, इटसेल्फ एक धमाकेदार ये काम है। तो डिफेंड कर पाओ तो डिफेंड कर जी पाओ, सर ये मैंने मैं देखा सवाल है कर रहा अभी। हूँ। हाँ। जी सर अभी मैंने देखा है बहुत अच्छे तरीके से इसको, मतलब डाटा, मैं तो हैरान हूँ कि डाटा आपने लिया कहाँ से है। और वाकई में मतलब जो लोग खुद काम नहीं करना चाह रहे हैं, जिनको कोई इस चीज का एहसास ही नहीं है कि उन्होंने, मतलब हालांकि कर आप उनके लिए रहे हैं, लेकिन मैं तो, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी जैसे वो बिहेवियर देख के ना। तो यहाँ पे जो है वो क्या इसका नाम है कि बस इसी तरह से है कि अब हम जो है वो इसे देखते हैं। तो आप इसे देखें, तो जी नेक्स्ट सर। सेशन में जो है हम करते हैं इस पे बात। सो टेक केयर, स्टे ब्लेस। और जो है वो जो जो नेक्स्ट इसके बाद है जो लोग हैं वो आई थिंक यहाँ स्टे करें। तो बाकी लोग फिर जा सकते जी हैं सर। छोड़ के।